Hivemapper actually probably one of my top 3 favorite crypto companies. How did you learn? What was the learning process from data scientist to an investor? तो डोज के डॉग को एक्चुअली कैंसर हो गया था पिछले साल ही. तो मैं 2 बंदों को जानता हूं जिन्होंने उसकी इंस्टाग्राम की हर फोटो ली और 4 वेट्स को भेजी और पैसे दिए और पूछा मुझे बता यार ये बंदा ये कुत्ता कितनी देर कितनी देर में मरने वाला है, क्योंकि मुझे इसके मरने से बिल्कुल पहले टोकन लॉन्च करना है. तो ये एक थी. मैंने काफी बोल लिया, लेकिन मुझे डीप इन में ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि एक तो फाउंडर ऐसा चाहिए जो बेच सकता है, सेल्स प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है और क्रिप्टो फाउंडर से. और दूसरा कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देख सकते हो कि अगर मैं इसको डिसेंट्रलाइज करूं तो मैं सेंट्रलाइज कंपेटिटर को बहुत आसानी से हरा सकता हूं. रिटेल हेट्स इट. रिटेल को लगता है कि पंप एंड डंप टाइप चल रहा है, वीसी लोग कर रहे हैं, लो फ्लोट हाई एफडी चल रहा है. तो आपका इसमें क्या व्यू है? किसी ने पीस लिखा था अभी 2-3 हफ्ते पहले कि आवे वैसे तो 60x मल्टीपल पे ट्रेड करता था, आजकल 20x पे है, खरीद लो. अरे मेरे भाई क्यों 60x पे ट्रेड करेगा आवे? मतलब क्या इतनी क्या मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट आवे? मुझे डिसेंट्रलाइज कंप्यूट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है. अभी बहुत लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज जीपीयू वगैरह में. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस एंड द वे यू लुक एट थिंग्स, हाउ हैज इट इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 3-4 years? Always believe crypto is very good at creating markets where there weren't markets before. And I think Polymarket is a great example of this. I think Fantasy Top is a great example of this. But do you still believe कि बिटकॉइन को बीट करना आगे अगले 3 साल 4 साल में would be even difficult? और आप हीलियम की बात लो. अब हीलियम कैसे चला है? हीलियम ने जाके टी मोबाइल से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. हीलियम ने जाके 4-5 बड़े यूएस टेलीकॉम से जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. अपने खुद का 2-3 नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं वो, जो लोग जाके सिम ले सकते हैं. अब मैंने जितना देखा है ऐसी चीजें खुद नहीं बिकती. What are the red flags you look for when a new project comes to you or a new team comes and approaches for you? मैंने जितना देखा है, I think stable coins will kind of silently dollarize a lot of places. They'll kind of continue growing even when governments don't want them to. द बेस्ट टेक जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा था, जो मुझे बहुत हेल्प किया, वो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी बात करना चाहूंगा. वो है इंफ्रा वर्सेस ऐप. There is a group of founders building meme coin products, and actually crypto में आजकल अगर आप young energetic founders ढूंढते हो तो बहुत सारे ये gambling, casino और meme coins जैसी चीजें ही बना रहे हैं. I expect Bitcoin to get a lot bigger. I think in my lifetime Bitcoin flips gold. The content of this podcast is for informational and entertainment purposes only. We are just two friends sharing our thoughts, opinions, and experiences about cryptocurrency and the broader crypto space. Nothing discussed in this podcast should be considered as financial, investment, legal, or any other form of professional advice. Hey guys, welcome back. Turtle Tree Podcast, new week, new episode, new guest. And वैसे मैं हर बार बोलता हूँ I'm excited to have a guest, but we are very fortunate. जब से हमने podcast start किया है, it's been 2 months, and we are very blessed the kind of people who graced our podcast so far. और आज का भी podcast special इसलिए है क्योंकि again एक देसी बंदा क्रिप्टो के स्पेस में अपना नाम बना रहा है, and right now settled in Singapore, running one of the top VC funds in the space. तो आज बहुत सीखने को मिलेगा. अगर आप इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो दिस इज अ पॉडकास्ट यू शुड नॉट मिस. ट्राई करेंगे हम तीनों हिंदी में जितना बात कर सके, बट यही अपनी देसी बम्बैया हिंदी चलते रहेगी. सो वेलकम सनत, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. Again, heartfelt gratitude for accepting our invite. Thank you guys for having me. There's a huge respect we have, I and Jagdish, for Sanat, because Sanat is in this space for somewhere in 3 to 4 years, and the kind of respect and reputation he's earned because of his thinking, because of the way he's looking at this space is commendable. So I won't be doing justice describing his background and where he's come from. So Sanat, that's the first question. I mean, I want to know कि आप कहाँ से आ रहे हो, ये क्रिप्टो की दुनिया में क्यों आए, एंड व्हाट गॉट यू एक्साइटेड. थोड़ा डिटेल में होगा तो मजा आएगा. थैंक यू. बिल्कुल. अभी तो बस शुरुआत है, आपने ज्यादा बोल दिया. लेकिन देखो, तो मेरी क्रिप्टो कहानी शुरू हुई थी 2016-2017 में. मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था, और मुझे याद है मेरे
कमरे में मेरा दोस्त ने आके बोला था कि तुझे ये एथीरियम की चीज के बारे में पढ़ना चाहिए, तुझे अच्छा लगेगा। और अगर मैंने उस मिनट काफी एथीरियम ले लिया होता तो और कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन फिलहाल लेकिन नहीं लिया। लेकिन मैं काफी इंटरेस्टेड हो गया, मैंने काफी पढ़ा कि एथीरियम चलता कैसे है, क्या क्या चीजें बन रही हैं। और उस टाइम पे वैसे कुछ ज्यादा बना नहीं था, मतलब एथीरियम चल रहा था लेकिन सिर्फ ये आईसीओ वगैरह हो रहे थे, टोकन लॉन्च हो रहे थे चेनलिंक वगैरह की तरह, लेकिन कुछ ज्यादा बना नहीं था। मेरे जो दो दोस्त थे वो कोरिया और अमेरिका की प्राइस की आर्बिट्राज करने की ट्राई कर रहे थे 2 एक्सचेंज पे, तो मैंने उनकी थोड़ी मदद करी थी। लेकिन मतलब पूरा दिल नहीं लगा था, बस देख देख के क्यूरियोसिटी चल रही थी। और फिर 2018-2019 में कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहा था, और वहां पे भी यूनिस्वॉप जब पहले आया था मैंने यूज किया था, मैंने देखा था कि क्या चीज है, ये कैसे चलती है। वैसे यूनिस्वॉप यूज करके मैं काफी हैरान हो गया था कि ये बहुत कूल है कि मैं पूरा ऑन चेन ट्रेड कर रहा हूँ। मेकर जब पहले आया था वो भी ट्रेड किया था। और फिर 2020 में डीफाई ऐप सच में चलने लग गई थी, और मैं वैसे तो उबर में नौकरी कर रहा था, लेकिन मैं 2-3 दोस्तों के साथ रह रहा था अमेरिका में, और हम दिन भर क्रिप्टो की बातें करते थे। मैं बहुत कम काम करता था अपनी नौकरी के लिए एक्चुअली, और बस दिन भर डीफाई की नई एप्स देखता था क्या सब कुछ ट्राई करते थे। उस टाइम पे पर्प ट्रेडिंग का थोड़ा समझ आया कि ये कैसे चलती है, कि क्या आ रहे हैं ये न्यू टोकन, ये लिक्विडिटी माइनिंग होती क्या है। कॉम्पाउंड निकला था, आवे निकला था, पहली ऑन चेन पर्प्स निकली थी, फिर वो टूट गई थी, मुझे याद है, परपेचुअल प्रोटोकॉल। तो ये सब देख के बाय द एंड ऑफ 2020 मैंने डिसाइड कर लिया था कि किसी ना किसी तरीके मेरे को इस इंडस्ट्री में काम करना है। ये मैंने जितना देखा है अपनी लाइफ में, ये सबसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट था। तो मैंने कुछ लोगों से बात करी, स्टार्टेड रीचिंग आउट, ट्विटर डीएम्स प्राइमरली, और मैंने स्पार्टन में एक पार्टनर था जेसन, जो आज तक मेरा दोस्त है, मैंने उससे रीच आउट किया था, और हमने थोड़ी सी बात करी थी डीफाई एप्स के बारे में। मैंने 2-3 इन्वेस्टमेंट थीसिस भेजी थी, और उस टाइम मैं अमेरिका में था, और थोड़ी बात करके मैंने प्रॉपर्ली इंटरव्यू किया फंड में सबके साथ। तो उन्होंने बोला आके हांगकांग हमारे साथ काम कर लो, और मैंने बस हाँ बोल दिया। वैसे मेरी सैलरी आधी करी थी उन्होंने, पर मैंने बोला ठीक है मेरे को ये करना है। मुझे फंड अच्छा लगा था, मुझे लोग अच्छे लगे थे, और मैंने बस बोला ठीक है मेरे को ये करना है। तो बस वहां से मैं हांगकांग गया, और फिर मैं 2 साल स्पार्टन में था, और मैं आई एम रियली लकी, क्योंकि मैं ऊबर में डेटा साइंस का काम कर रहा था, और मुझे इन्वेस्टिंग का कुछ नहीं पता था। तो मैं आज तक आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ऐसे ही नौकरी दे दी, कुछ देख लिया था उन्होंने। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वैसे कोई मतलब क्यों देगा कोई डेटा साइंटिस्ट को इन्वेस्टमेंट की नौकरी। और फिर वो 2 साल स्पार्टन बहुत अच्छी जगह थी सीखने के लिए, क्योंकि स्पार्टन में हम दोनों वेंचर और लिक्विड इन्वेस्टिंग करते थे। तो पूरी इंडस्ट्री का मतलब सेंस मिला। आते आते तो ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टिंग करा, क्योंकि वेंचर में लोग जान पहचान चाहिए होती है, अगर वेंचर करना चाहते हो लोगों को पता होना चाहिए। तो जब शुरू किया था बहुत सारा लिक्विड इन्वेस्टिंग किया था। उस टाइम पे मजे भी आते थे, फ्रैक्स वगैरह 2021 में बहुत चल रहे थे, ऐसे टोकन समझते थे कि सप्लाई क्या है, ये कॉन्वेक्स क्या चल रहा है। और फिर अगले 1.5-2 साल में एक तो I got to know a lot of founders, and I really enjoyed that process actually, and I really enjoyed talking to people who were not thinking about today but were thinking ये कल क्या बना सकते हैं, परसों क्या बना सकते हैं, ये ZK टेक्नोलॉजी जब आएगी तो पूरी ब्लॉकचेन कैसे बदलेगी, कौन सी ऐप चल रही है, कौन सी ऐप नहीं चल रही है। और 2 साल के बाद मुझे बेसिकली पता था कि मुझे वेंचर करना है। और मेरा एक दोस्त था जो ड्रैगन फ्लाई में काम कर रहा था, उसने बोला था कि वो सिंगापुर में किसी को ढूंढ रहे हैं, और अब 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट मैं ड्रैगन फ्लाई की इन्वेस्टिंग टीम पे हूँ, और हम वेंचर इन्वेस्टिंग करते हैं। आप बात करते हो इन्वेस्टिंग के बारे में, जैसे बहुत सारी चीजें आप देखते हो, तो हाउ डिड यू लर्न, व्हाट वाज द लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम डेटा साइंटिस्ट टू इन्वेस्टर? मतलब बेसिक्स एक्चुअली मेरी पहली कंसल्टिंग जॉब में मैंने थोड़ी सी सीखी थी, लेकिन मैं सच बोलूं तो स्पार्टन में मुझे सिखाया था। मेरे बॉस थे केल्विन और जेसन, दोनों ने बहुत धीरे से मुझे सिखाया। और मुझे हमेशा सबसे इंटरेस्टिंग ये टेक्नोलॉजी लगती है। मतलब ठीक है समझना होता है कि कैश फ्लो क्या है, टोकन क्या है, कैसे क्या सप्लाई डायनामिक्स है, ये सब भी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मुझे हमेशा ये टेक्नोलॉजी समझने में अच्छा लगता है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये रोल अप्स कैसे बनेंगी, कैसे स्केल कर सकते हैं हम, क्या जीके प्रूफ तेज कैसे बनेंगे।
तो जनरली मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और इसलिए मुझे लगता है कि मैं इवेंचुअली वेंचर में पहुंचा हूं, क्योंकि एक बात अच्छी है कि वेंचर में हर रोज प्राइस नहीं देखनी होती, हर रोज सोचना नहीं होता कि आप बस मतलब फाउंडर से बात कर रहे हो और सोच रहे हो कि 3-4 साल में ये क्या बन सकता है। क्योंकि मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगता इतना ये मैक्रो देखना, ये फेड देखना, ये इंटरेस्ट रेट देखना, ये सब मुझे ज्यादा बोरिंग अच्छा नहीं लगता, सच बोलूं तो। बहुत बोरिंग भी है। आई मीन एक बात कितने साल तक करते रहोगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह। सो सर उसी के बारे में, सो अभी वन ऑफ द क्वेश्चन एक दिन में जो मैंने आपको बहुत सुना हुआ, जैसे मैंने 4 साल तक सब पॉडकास्ट सुने और लेटली ब्लॉक क्रंच पे आपको सुन के मैं बहुत सीखा हूँ। तो एक बड़ी चीज जो मैंने अपने लाइफ में भी की है, जो मुझे बहुत हेल्प की है, और वो मैंने आई वाज सरप्राइज कि आप भी वो करते हो कि आप रोज प्राइसेस नहीं देखते। अब मैं उल्टी तरीके से आता हूँ, मैं रोज देखता था 1.5-2 साल पहले, एंड सडनली जब मैंने देखना बंद किया कि यार दिन में एक ही बार देखूंगा ऐसा करके, एंड इट आई ओपन अप टू द टेक्नोलॉजी। तो क्या ये प्राइस नहीं देखना वो नेचुरल है, एक्वायर्ड किया है आपने? क्योंकि मुझे लगता है ये एक छोटा सा हैक है, बहुत ही छोटी चीज है, पर हेल्प बहुत करती है। मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस देखना बुरा है। हमने जब लिक्विड इन्वेस्टिंग करी थी, हम भी हर रोज प्राइस देखते थे और मैंने बहुत ट्रेडिंग करी थी जब मैं शुरू हुआ था। सभी करते हैं, व्हेन यू जॉइन क्रिप्टो, टोकन खरीदते हो, टोकन बढ़ते हैं, खुश होते हो, मतलब सबकी जर्नी ऐसे ही शुरू होती है। 2021 में मैंने भी FTT वगैरह खरीदा था। लेकिन एक्चुअली 2 चीजें हुई थी। मुझे 2021 में लिक्विड में बड़े मजे आए थे, क्योंकि स्पेसिफिक टोकन्स को देख के बहुत सीख सकते थे आप कि अच्छा ये कॉन्वेक्स आ रहा है और ये कॉन्वेक्स फ्रैक्स को लॉक करेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें और स्पेसिफिक टोकन्स के बारे में बहुत पढ़ सकते थे। फिर 2022 में क्या हुआ, मैंने देखा कि सच में 2022 में लिक्विड इन्वेस्टिंग बहुत मैक्रो के बारे में था। आप कितना रिस्क ऑफ हो पाए, आपने कितनी प्रॉफिट्स लिए, या तो आपने 1-2 साल में 1-2 अच्छे शॉर्ट थे, FTT को शॉर्ट किया बाइनेंस पे, या आपने लूना को शॉर्ट किया। स्पेसिफिक टोकन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, सारे टोकन गिर रहे थे, आपने बेचा कि नहीं, यही बड़ी बात थी। और मैंने देखा कि सब बात कर रहे थे कि अच्छा ये मैक्रो में ये फेड की इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी कि नहीं, ये सब। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मतलब मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, और मुझे ये भी मालूम है कि मैं अच्छा नहीं हूं इसमें, मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। मुझे ये 3-4 साल में क्रिप्टो ने मुझे ये सिखा दिया है कि ट्रेडिंग मेरे बस का काम नहीं है, तो मैं करता नहीं हूं। तो मैं हर रोज, मतलब लोग हर रोज उठ के देखते हैं कि क्या प्राइस है हमारी, ट्रेडिंग क्या चल रही है। मैं हर रोज, मेरा काम है कि मैं हर रोज उठ के देखूं कि कौन सा एंटरप्रेन्योर क्या बना रहा है और क्या डील हो रही है इस हफ्ते। और क्योंकि मुझे अपनी नौकरी अच्छी करनी है, इसलिए मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो ऐसे कोई ज्यादा नेचुरल नहीं है। मतलब मुझे पता है अगर बिटकॉइन 10% गिरा है, मैं भी पूरे दिन ट्विटर पे होता हूँ, मुझे भी पता चल जाता है, लेकिन मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ ज्यादा। कमिंग बैक टू ये इन्वेस्टिंग वाला स्पेस, सो आपने स्पार्टन से स्टार्ट किया, नाउ विद ड्रैगनफ्लाई एंड क्रिप्टो स्पेस। आई थिंक एवरी 5-6 मंथ्स थिंग्स कीप इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस एंड द वे यू लुक एट थिंग्स, हाउ हैज इट इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 3-4 years? I think in a funny way it's become simpler. तो एक तो चीजें सीख ली है कि मतलब फाउंडर्स पे बहुत फोकस होती है कि फाउंडर्स सही तरीके के हैं, अस में सोच रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, क्या ये टेक्निकल टैलेंट को ला सकते हैं, क्या ये पैसे ला सकते हैं। तो उसमें बहुत होता है, स्पेशली जब अर्ली स्टेज देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स काफी बदलते हैं। और फिर मैं इतना बोलूंगा कि वी ऑल्सो लेट द मार्केट डिक्टेट अ लॉट। तो हर 4-5 महीने कुछ नया होता है और मेरा काम है समझना और देखना कि क्या नया हो सकता है, क्या नहीं नया हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एक्चुअली लगता है जब कुछ पता चलता है कि 2-3 साल बाद में ये होगा। तो मुझे याद है 2020-2021 में सब बोल रहे थे जीके रोलअप बनेंगे, लेकिन 5-6-7 साल लगेंगे। और फिर धीरे धीरे देखा कि हमने सारी इन्वेस्टमेंट करी और ये जीके प्रूफ तेज बन गए, और आज जीके रोलअप्स हमने 2-3 साल में बना दिए। तो ऐसी बड़ी इंसाइट को ढूंढते हम। बेसिकली 2-3 चीजें देखनी होती हैं। अब मैं देखता हूं कि क्या ये चीज बड़ी है, इज दिस अ बिग चेंज, एंड मे बी वन अदर वे ऑफ डूइंग दैट इज दैट नाउ आफ्टर 2-3 years I've learned that you really have to invest in category definers. तो जैसे आप क्रिप्टो में देखोगे, ठीक है काफी L1 L2 है, लेकिन जो विनर है वो बहुत बड़े होते हैं और जो पीछे छूट जाते हैं वो रहते नहीं है। तो जैसे आजकल तो NFTs में कम चल रहा है, लेकिन आप ब्लर को देखो, ब्लर ने पूरी NFT मार्केट प्लेस को मतलब खलास कर दिया, एक भी बचा नहीं दोस्त।
एक्सचेंजेस में भी ऐसे होता है, बाइनेंस इतना बड़ा है कि सब इतने छोटे छोटे, अब ठीक है बाइबिट भी बहुत बड़ी एक्सचेंज है, OKX भी बहुत बड़ी है, लेकिन आप यूनिस्वैप की टोकन वैल्यू देख लो वर्सेस कोई भी और डेक्स का टोकन, सारे छोटे छोटे, बहुत बुरा हाल है एक्चुअली सारे डेक्स के टोकन का, और यूनिस्वैप अभी भी बहुत बड़ा टोकन है। काफी आसान हो जाता है आपका काम जब आप बस याद रखते हो कि, मुझे एक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगती है, बिग इफ ट्रू। तो हमारा काम है ऐसी चीजें ढूंढना कि अगर सच है तो बहुत बड़ी है, और वेंचर में ये भी सीखना होता है कि गलती होती है। इस So, पावर लॉ one of the things I really पावर लॉ enjoyed की बात Dragonfly. कर, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल पावर पावर लॉ लॉ की की बात कर रहा हूँ। तो ये पावर लॉ जो चलता है वो बोल रहे हो, डू यू थिंक दैट इज मोर इन क्रिप्टो? पावर लॉ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट वी अंडरस्टैंड? क्रिप्टो में है बहुत बड़ा पावर लॉ, लेकिन बहुत कम क्रिप्टो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अपना मोट बनाया हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे ओपन सी भी पावर लॉ था, जब चल रहा था तब सारी ट्रेडिंग ओपन सी पे होती थी, और 3 महीने 4 महीने 6 महीने में ब्लर ने सारी वॉल्यूम ले ली। आई गेस पावर लॉ तो होता ही है, लेकिन क्रिप्टो में ये भी होता है क्योंकि बहुत बहुत जल्दी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और कस्टमर्स काफी विलिंग टू शिफ्ट होते हैं। तो हमें पावर लॉ भी देखना होता है, लेकिन थोड़ा सा मोट भी देखना होता है कि कहाँ बिजनेस ऐसी बन रही है कि कोई आके कल इनकी बिजनेस ले ना जाए। थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा, आपने उबर में काम किया हुआ है, तो हम और सुशील बहुत बार बात करते रहते हैं, क्योंकि ये 2024 हमको ना थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है। ओके, तो ओनली वे वी, हमने जैसे अपने उस वर्ड को नाम दिया, हमने वो उबर मोमेंट बोला है उसको। उबर मोमेंट क्यों बोला है कि आपको तो पता ही होगा स्टोरी, एक टाइम पे ट्रैविस को हर एक राइड पे जेल की सजा होने वाली थी, वहां तक पहुंच गया था बात, एंड नाउ पर प्रोडक्ट इतना सही था कि अल्टीमेटली ही वॉन द बिगेस्ट यूनियंस, आई मीन टैक्सी यूनियन से बड़ा यूनियन कोई नहीं है, एंड देन रेगुलेशन फॉल इन प्लेस। 2024 में जनवरी से जब से ETF आया है, हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि यार एवरीथिंग इज स्टार्टिंग टू फॉल रेगुलेशन वाइज, कि मुझे याद नहीं 4-5 महीने में कुछ भी नेगेटिव रेगुलेशन सुना है, इनफैक्ट पॉजिटिव पे पॉजिटिव सुन रहा हूँ। लैरी फिंक एक अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर एडवर्टाइजर बन गया है क्रिप्टो का, सडनली लोग जो बहुत नेगेटिव थे अचानक पॉजिटिव हो गए हैं। तो आर वी राइट कि सही में कुछ ऐसा हो रहा है? आपको लग रहा है कुछ उबर मोमेंट स्टेबल कॉइन सही में लोग यूज कर रहे हैं? हो तो रहा है बिल्कुल, मतलब ETF तो है बिल्कुल। हाँ। ETF इज टोटली रेगुलेटेड नाउ एंड इट इज क्रेजी। मैं भी मतलब 4 साल पहले आप बहुत मुश्किल था सोचना कि लैरी फिंक आके हमारे टीवी पे बोलेगा कि बिटकॉइन सब खरीदो। हाँ। तो ऐसा हो रहा है। आई थिंक मैं थोड़ा स्पेसिफिक हूँगा कि ETFs में हो रहा है और स्टेबल कॉइन्स में हो रहा है। Okay. मुझे लगता है ये दोनों चीजें बहुत रेगुलेटेड हो रही हैं और बहुत बढ़ने वाली है। और आई थिंक रेगुलेटर्स को समझ आ गया है कि कैसे चलता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में अभी तक समझ नहीं आया है। द वे आई थिंक ऑफ इट, एक तो मतलब मैं अमेरिका में रहता नहीं हूँ, जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको बहुत सोचना होता है कि अच्छा ठीक है, मतलब हमें भी अपने फाउंडर्स को देखना होता है कि ठीक है क्या अमेरिकन रेगुलेशंस अलाउ करेगी, क्या नहीं करेगी, अमेरिकन गवर्नमेंट किसके पीछे जा रही है। लेकिन मैं जनरली देखता हूँ कि अगर बिटकॉइन की भी स्टोरी देखो, अगर आप कुछ बनाते हो जो लोगों को चाहिए, उबर की भी यही स्टोरी है कि अगर आप लड़ के कुछ बनाते हो जो लोगों को चाहिए, तो इवेंचुअली आप जीत जाओगे। आई थिंक दैट्स द अप्रोच वी शुड बी टेकिंग, एंड सो रेगुलेशन विल बोथ बी गुड एंड बैड, एंड व्हेन वी मेक थिंग्स दैट आर नॉट गुड, that are net harm for society, we should expect to get pretty tough regulations on our industry as well. 10-15 साल लग गए हैं, लेकिन दुनिया ने समझ लिया कि बिटकॉइन अच्छी चीज है, और फिर गवर्नमेंट्स ने ओके कर दिया है, उन्होंने अपने सिस्टम में लिया है। आई थिंक दैट विल हैपन फॉर एवरीथिंग इन क्रिप्टो दैट एड्स बेनिफिट टू कंज्यूमर्स। सो आई थिंक दैट्स वेयर वी शुड बी फोकस्ड। यूएस गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी रूलिंग लगाई है कि प्रिडिक्शन मार्केट्स फिर से लीगल कर दिए हैं इलेक्शन पे, और पिछले साल में आप देखो पॉली मार्केट की वॉल्यूम ऑलमोस्ट 100x हो गई है। दिस इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन सोर्स। इफ यू सी नाउ इन द यूएस न्यूज में सिर्फ पोल के अलावा आजकल पॉली मार्केट की प्रिडिक्शन भी आती है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN में। सो इफ यू बिल्ड थिंग्स दैट आर गुड फॉर सोसाइटी, दैट आर यूजफुल फॉर सोसाइटी, दैट प्रोवाइड अ वे फॉर सोसाइटी टू हेज देमसेल्व्स और टेक इंटरेस्टिंग स्पेक्युलेटिव बेट्स, then I think eventually you will find regulations. This is a very long term thing. Short to medium term बिल्कुल सोचना होता है, और हमारी बहुत स्मार्ट लीगल टीम है जो ऐसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रिडिक्शन करती है। वो मेरा काम नहीं है, मैं सच बोलूं तो। उसमें मेरा एक छोटा सा व्यू, आप आई डोंट नो, आप 1-2 महीने पहले, आप सिर्फ 2 महीने 1 महीने पहले चले जाओ, जैसे आपका एक पॉडकास्ट था जैसन के साथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, तब बात हो रही थी कि यार सब कुछ बियर मार्केट्स के साथ जा रहा है। फिर आई डोंट नो एम्पायर में आप देख रहे थे एवरीबॉडी वाज बियरिश 1 महीने पहले। सडनली रेट कट के बाद एवरीबॉडी शिफ्टिंग। तो कभी क्योंकि हम जैसे लोग जो क्रिप्टो में हैं, कभी-कभी बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है
कि यार ये 1 महीने में सब कोई ट्यून चेंज करता है। 1 साल पहले एफटीएक्स था, सब कुछ स्कैम था दुनिया में, क्रिप्टो डेड था और 6-7 महीने में लैरी फिंक आ रहा है, जेपी मॉर्गन आ रहा है, एवरीबॉडी लाइक नाउ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी भी थोड़ा बहुत नॉट 100% बट दे आर कूल डाउन बेसिकली नेगेटिव नहीं हो रही है। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, इज इट बिकॉज के प्रोडक्ट इतना अच्छा है? जैसे लेट्स टॉक अबाउट स्टेबल कॉइन, इज इट बिकॉज ऑफ इन स्पाइट ऑफ रेगुलेशन कि यार प्रोडक्ट ही यार कोई जो स्टेबल कॉइन प्रोवाइड करता है स्पेशली इन इंडिया में या कहीं पे भी, जो मैं सुशील को बोलता हूँ मेरी नजर से, मैं वॉलेट को है ना, वॉलेट को सेविंग अकाउंट की तरह देखता हूँ कि यार ये दुनिया का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सो कॉल्ड वॉलेट नहीं रहा, अभी वो सेविंग अकाउंट हो गया। या आपको फील हो रहा है कि फाउंडर्स आर पॉजिटिव और नहीं ऐसा कुछ? आप क्योंकि यू मीट फाउंडर्स रेगुलरली। मैं ये बोलूंगा कि आपकी बात एक तो बिल्कुल सही है कि एफटीएक्स पे जहां हम थे और आज हम जहां पहुंचे बहुत बड़ा फर्क है, और मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी तेज होगा। एफटीएक्स के बाद मेरे 2-3 दोस्त ने फोन करके बोला था, भाई तूने, मुझे लगता है जिंदगी में गलती कर दी है, उबर में फिर भी प्रॉब्ली नौकरी मिल जाएगी, तू छोड़ दे ये सब। और मुझे भी लगा था कि अब देखेंगे 2-3 साल 4 साल लगेंगे, और इतना टाइम नहीं लगा, बिटकॉइन वापस वहां पहुंच गया है। आई थिंक अब स्टेबल कॉइन्स को लेंगे तो मुझे लगता है कि यूएस गवर्नमेंट को समझ आ गया कि स्टेबल कॉइन अच्छी चीज है, और स्टेबल कॉइन पेमेंट रेल्स बहुत यूजफुल पड़ी हैं, और दुनिया में लोगों को चाहिए। आप देख सकते हो कि लोगों को स्टेबल कॉइन चाहिए। मैं अपनी पोकर गेम सेटल करता हूँ स्टेबल कॉइन में। आप दुनिया में बहुत कंट्रीज में जाते हो, टर्की वगैरह में सेटल हो जाती है। एक रेगुलेशन चीज जो मैं देखना चाहता हूं वो है कि जैसे आपने इंडिया में बोला स्टेबल कॉइन्स, और इंडिया में वैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगेगा कि सब डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने जितना देखा है, आई थिंक स्टेबल कॉइन्स विल काइंड ऑफ साइलेंटली डॉलराइज अ लॉट ऑफ प्लेसेस। They'll kind of continue growing even when governments don't want them to. And I think थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो मुझे हमेशा ये लगता था कि इंटरनेट के बाद इंफॉर्मेशन अब बस दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच जाती है और रोकी नहीं जा सकती है। जैसे 40-50 साल पहले जब न्यूज आती थी, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती थी कि क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। आजकल अब सब वीडियो ले लेते हैं, सब ट्विटर पे पहुंच जाता है, कुछ कंट्रोल नहीं होता। मतलब दुनिया में, अमेरिका में कोई वीडियो लेता है, इजराइल में कोई वीडियो लेता है, 5 मिनट में हम देख लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप जूम आउट करोगे 30-40 साल में, क्रिप्टो विल डू द सेम थिंग फॉर कैपिटल। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू मेक इट हार्डर एंड हार्डर टू stop capital from flowing, and that's kind of one of the key ideas I still believe in. 40 साल बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, मुझे लगता है 3 साल में होने वाला है। So Sanat, so Dragonfly we read last month is raising a $500 million fund, and it's already started. And so I just wanted to know, I mean, is it because the bull cycle is starting, and if yes, what are the key areas or technologies you're excited about for this fund? Yeah, so I can't talk much about our fund. We're not supposed to talk about our fund publicly in terms of fundraising. मैं ये बोल सकता हूँ कि Dragonfly में हम, मतलब at an individual level बिल्कुल thesis होती है. People are excited about things. I'm really excited about markets for like creating new assets. I'm always excited about where scalability is going. But at a high level, I think founders create the future and not venture capitalists. And we at Dragonfly have a very clear approach that if it touches crypto and we believe it's going to be big, we are happy to invest in it. And so, you know, we are investors in all sorts of companies. We've done equity investments in centralized exchanges. We've done a bunch of CeFi type things, both in the West and in the East. We've done a bunch of investing in layer 1s and layer 2s. We've done a bunch of investing in deepened networks. We invested in DeFi products like Athena. We invested in Polymarket earlier this year. And so we invest in everything that crypto kind of touches. And I think Dragonfly is very good at, हमारे investment team पे 10 लोग हैं. We disagree with each other a lot. And I think that's a good thing. Good thing. The point is that we each kind of go into things we're interested in and find deals and convince the others. And so I don't think we think too much about very strong fund level theses, other than that we expect crypto to change the world and we expect founders to build it. I think at a personal level, ideas I'm really excited about include more and more markets. So I think one theme in DeFi, I'll talk about 2 themes here. One is that in DeFi, I think we've made a lot of primitives. अब Uniswap है, Aave है, मतलब हमने DEX बना दिए, हमने lending market बना दिए है, हमने perp protocol बना दिए. I think instead of focusing so much on new primitives, you should focus on new types of assets. So if you look at Polymarket, this is a new type of asset that we can trade now.
The actual backend is very simple. It's an order book. So I think instead of trying to create too many new DeFi primitives, people should be thinking of new assets to trade. And I think you should get as creative as possible. तो हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है फैंटेसी टॉप. उसमें आप हर हफ्ते एक टीम बना सकते हो सीटी कैरेक्टर्स की, कि मुझे लगता है कि ये बंदे की ट्वीट बहुत वायरल जाएगी, इसकी सबसे हाई एंगेजमेंट होगी. और जैसे हम इंडिया में ड्रीम 11 खेलते हैं, वैसे इट्स बेसिकली ड्रीम 11 फॉर क्रिप्टो ट्विटर. And there's a crypto angle, and you get rewarded in tokens. And the fun thing is that the creators themselves earn a percentage of volume rewards, and they can share it back to cardholders. So that's why kind of crypto comes in and creates. So I'm always very excited by someone who's creating a new type of market that couldn't be created before. And outside of that, I think that, you know, I'm still very excited to see where high performance blockchains go. लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्स की कमी है. मुझे ये इतना क्लियर लगता नहीं है, और मुझे अभी भी लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स हम बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ओवर द नेक्स्ट 4-5 years. ओके, सो जैसे आपने अलग अलग एसेट्स बताए, तो जस्ट टू आई मीन लेमैन के लिए, जैसे ट्रम्प विन बिकम्स वन एसेट, दैट काइंड ऑफ एसेट आप बता रहे हो ना कि भाई, तो इसका मतलब जो भी कुछ भी फेमस होता जाएगा वर्ल्ड में, हर कुछ ऐसा कल्चरल टोकनाइज होता जाएगा. इज दैट द वे यू आर थिंकिंग कि आज ट्रम्प विन और लूज इज एन एसेट? शायद 1 महीने के बाद ये रहेगा नहीं, कुछ और ही होगा, इलेक्शन खत्म हो चुका होगा, तो कोई स्पोर्ट्स टीम का होगा शायद, आई डोंट नो, वी डोंट नो क्या क्या दुनिया करेगी. इज दैट द काइंड ऑफ एसेट्स आप बात कर रहे हो कि यू वांट टू बी न्यू एसेट्स टू बी क्रिएटेड, कल्चर बेसिकली? या एब्सोल्युटली. सो आई थिंक, जैसे मेरा दोस्त जोसन है, उसकी थीसिस होती है कि मार्केट्स फॉर एवरीथिंग, एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव क्रिप्टो इज वेरी गुड एट क्रिएटिंग मार्केट्स वेयर देयर weren't markets before. And I think Polymarket is a great example of this. I think Fantasy Top is a great example of this. Even apps that didn't quite make it, like Friendtech, when it had a moment, it was very interesting to be able to trade these assets and see how. And there are interesting mechanisms कि ऐसे asset के लिए liquidity कैसे लाते हैं. जैसे Friendtech ने bonding curve लिया था. तो मुझे लगता है कि जितना, like I'm absolutely in favor of financializing things. तो मुझे लगता है कि बहुत और markets भी create करी जाएंगी just by virtue of having permissionless crypto rails. Okay, so Sanat, again coming back to the funding side, last 1-1.5 साल में हमने देखा है, this is different from what you guys do, a lot of liquid funds are coming in this space, right? Though you said earlier days mein you have worked both on liquid and VC, so I actually wanted to understand your take on this. Why is this sudden surge in the liquid funds in the space, and what is the core difference liquid fund versus VC investing? And the second question would be, does Dragonfly, or is Dragonfly looking in that direction as well? At the moment, we're very focused on venture. मैंने मतलब दोनों मॉडल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है, वेंचर प्लस लिक्विड की एडवांटेज भी होती है. मैंने जितना देखा है कि प्योर वेंचर में एक अच्छी चीज होती है कि पूरा फर्म कैन अलाइन इटसेल्फ ऑन द साइड ऑफ फाउंडर्स, एंड यू डोंट हैव एनी ऑफ द फनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन कम के अच्छा मतलब हम कुछ सीख रहे हैं फाउंडर से, फिर उस पर हमने जाके ट्रेड किया, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम. और मुझे एक और चीज लगती है कि मतलब ये थोड़ी सी एडवांटेज भी होती है कि क्रिप्टो में वैसे वेंचर और लिक्विड पास में होते हैं. जैसे कोई वेंचर कोई प्राइवेट मार्केट में रेस कर रहा होगा और उनका प्रोडक्ट बहुत सिमिलर होगा, किसी ने 1 साल पहले टोकन लॉन्च किया है. सो इट्स यूजफुल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. लेकिन मैंने जितना देखा है कि लिक्विड फंड्स में वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपका काम है कि हर रोज प्राइस देखना और देखना कि क्या हो रहा है मार्केट में. और मुझे लगता है जब वेंचर सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है, तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर सकते हो. आप देख सकते हो कि ये चीज बहुत बड़ी बन सकती है और आप थोड़ी देर के लिए भूल सकते हो, और जब फाउंडर का मुश्किल टाइम चल रहा है तब आप उनकी मदद कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेंचर फंड में. मैंने जितना देखा है, द बेस्ट वेंचर फंड्स इंक्रीजिंगली have this ability to think very long term. अब मतलब जनरल लिक्विड फंड की बात करें तो आई थिंक अगर आप एक्चुअली देखो, मैं जब स्वाडन में काम करता था तो क्रिप्टो में अगर आप बड़ा फंड रेज करो, मतलब 100 मिलियन 200 मिलियन 400 मिलियन लिक्विड फंड, तो अगर आप जाके देखो कि आप क्या क्या खरीद सकते हो, इतनी ज्यादा चीजें नहीं है बिटकॉइन और एथीरियम के बाद. कुछ मतलब हम बोलते हैं मेजर्स वगैरह, मतलब 30-40 टोकन होंगे जिनमें काफी लिक्विडिटी है कि आप आके खरीद सकते हो 3-4 मिलियन, आके आसानी से बेच सकते हो 4-5 मिलियन. जैसे मतलब अगर आप लिक्विड फंड चला रहे हो तो शायद रिडेम्पशन आ जाए आपको, मतलब लिक्विड पोर्टफोलियो चाहिए.
मुझे लगता है कि लिक्विड फंड बिल्कुल बढ़ेंगे एज वी गेट मोर एंड मोर एसेट्स दैट आर मोर एंड मोर लिक्विड एंड कैन बी ट्रेडेड इन एंड आउट ऑफ इजीली। एक चीज है लिक्विड फंड्स में कि मुझे लगता है कि मैंने जितना देखा है कि बहुत लिक्विड फंड्स ने सक्सेस किया है पिछले 5-6-7 सालों में क्रिप्टो में बाय बाइंग बिटकॉइन एंड एथेरियम एट द राइट टाइम। और ये एक्चुअली बहुत अच्छी बिजनेस है। अगर आप बॉटम पे बिटकॉइन खरीद सकते हो और आप उस पर 2 and 20 चार्ज कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी नौकरी है। मैंने जितना देखा है। बात ये है कि ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अब जब ETF आ गया है तो जनरली ग्लोबल इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट एक्सेसिंग बिटकॉइन एंड एथेरियम थ्रू द ETF। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर अब बिटकॉइन एथेरियम खरीदने के लिए पैसे नहीं मांग पाएंगे फंड, और आपका बेंचमार्क क्लियर हो जाएगा कि देखो मैं तो बिटकॉइन खरीद सकता था ETF से, तो आपने उससे ऊपर मुझे दिया क्या है। और ये काफी मुश्किल काम है वैसे। बीटिंग बिटकॉइन ओवर लॉन्ग टर्म in crypto is a very, very hard job as a liquid markets person. So I think the liquid market will continue to grow. And the truth is that मुझे ये भी लगता है कि हम बात बहुत करते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट जनरली एफिशिएंट होती है। अगर लिक्विड मार्केट में बहुत पैसे बनने के लिए हैं तो कोई स्मार्ट बंदा आके बनाएगा और वो एलपीज उनको पैसे देंगे। अगर वेंचर मार्केट में पैसे बनने को हैं तो एलपीज आके वेंचर मार्केट में पैसे देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। तो मैं ये थोड़ा सोचता हूं कि लोग बहुत बात करते हैं कि अरे ये चाहिए हमें, अगर मतलब और लिक्विड फंड होने चाहिए थे तो होते। और मैंने जितना देखा है तो मुझे लगता है कि लिक्विड फंड बढ़ेंगे और कुछ लोग हैं as we get more and more assets that are kind of producing cash flows and we have more and more wins on the liquid market. अगर आप सोचो कि सोलाना ने इस साइकिल में 10x किया है लिक्विड मार्केट पे, तो और बिटकॉइन एथेरियम से बहुत बहुत अच्छा किया है अगर आपने सही टाइम पे सोलाना खरीदा। वो आसान काम नहीं है, लेकिन अगर और ट्रेडर्स है दुनिया में जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बहुत लिक्विड फंड बढ़ेंगे। लेकिन लिक्विड फंड बढ़ने में मुझे लगता है ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये बिटकॉइन एथेरियम ETF जो आ गए तो अब इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि अच्छा मैं बिटकॉइन और एथेरियम तो ETF से ले सकता हूं, तो आप इस और क्या करने वाले हो मेरे लिए। तो सर उस पे थोड़ा डिग डाउन करते हैं समझने के लिए कि लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे। डू यू स्टिल थिंक के आगे फ्यूचर में भी यही रहेगा कि बिटकॉइन और इथेरियम को बीट करना, नाउ दैट वी हैव सम यूटिलिटी एक्सेस, अब एसेट्स है पहले नहीं थे हमारे पास, आज 300-400 प्रोडक्ट्स अच्छी टीम्स ने लिक्विड टोकन लॉन्च किया है, दे हैव डन बैडली, ठीक है, अभी तक तो हाई फ्लोट वो उसकी वजह से, बट लो फ्लोट हाई FDV की वजह से, बट नाउ वी हैव काइंड ऑफ डिसेंट 100 टोकन्स, लिक्विडिटी शायद कम होगी अभी, बट डू यू स्टिल बिलीव कि बिटकॉइन को बीट करना आगे अगले 3-4 साल में वुड बी इवन डिफिकल्ट? मैं थोड़ी चीटिंग करूंगा, मुझे लगता है कि अब ये दोनों चीजें डिफरेंट यूनिवर्स में जा रहे हैं। बिटकॉइन बहुत क्लियरली एक मॉनेटरी एसेट बन रहा है, मुझे लगता है, और लोग पेंशन फंड में खरीदेंगे और लोग आके समझेंगे बिटकॉइन का क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्यों ये लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए अच्छा है। और आप देखोगे कि जैसे पेंशन फंड अभी 0.5% अपने एसेट्स बिटकॉइन ले रहे हैं, वो 1% होगा, 2% होगा, और इसकी वजह से बिटकॉइन बढ़ते रहेगा। मैं इस फैक्ट का बिल्कुल कन्विंस्ड हूं। मुझे लगता है कि और एसेट्स में दो चीजें होने वाली हैं। अगर आप देखो तो एथेरियम भी बहुत बड़ा एसेट है, और मुझे हमेशा लगता है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं ये कैश फ्लो DCF टाइप एसेट है। ये कैश फ्लो DCF टाइप एसेट नहीं है, इसमें कुछ मॉनेटरी प्रीमियम है। और अगर आप सोलाना देखो, अगर आप देखो कि हमने पिछले 4 साल में, हमने 4 साल पहले बोला था कि हम एथेरियम किलर बनाएंगे, और जो सबसे बड़ा एथेरियम किलर बनाया हमने सोलाना, वो एक्चुअली फिर से $100 बिलियन एसेट बनाया हमने, पूरा वेस्टेड, पूरा लिक्विड। तो रूम कम है, लेकिन फिर भी लोग बेस एसेट बनाने की ट्राई करेंगे, और वो अपनी खुद की टाइप ऑफ मार्केट है। अब मुझे लगता है सोलाना में भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि MEV की DCF कर रहा हूं मैं और इसलिए 100 बिलियन का है, वो फिर से मॉनेटरी प्रीमियम है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप देखो, कुछ एसेट अभी भी ट्राई करेंगे बेस एसेट बनने का, लेकिन मोस्ट क्रिप्टो एसेट्स आर गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग लाइक इक्विटी, जैसे आप बोल रहे थे यूटिलिटी कैश फ्लो। तो अगर आप DeFi में देखो, DeFi में आजकल लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि ये टोकन बढ़ नहीं रहे ज्यादा। अगर आप एक्चुअली इनकी मेट्रिक्स देखो, कोई किसी भी ट्रेडिशनल फाइनेंस की मेट्रिक्स है, आप आवे को देखो, अब आवे इतना भी ग्रो नहीं करता आजकल, और 20x अपनी रेवेन्यूज पे ट्रेड करता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है एक्चुअली, जैसे इक्विटी। और आवे है क्या, मतलब अब कोई ये थोड़ा ना बोलेगा कि आवे मेरा पैसा है, ऐसे कोई नहीं सोचने वाला है। सो एक्चुअली आई थिंक अगर आप DeFi में देखो, DeFi में टोकन्स इक्विटी की तरह ट्रेड करते हैं, और लोगों को काफी खुंदक आई है, क्योंकि 3 साल पहले
हमने सारे टोकन बढ़ा दिए थे। और अगर आप डीफाई में वैल्यूएशंस और रेवेन्यूज देखो तो काफी नॉर्मलाइज हो गए हैं। मुझे लगता है बहुत सारे टोकन्स अब इक्विटी की तरह ट्रेड करेंगे, और उसमें बिल्कुल जैसे आपने बोला बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है टू ट्रेड देम करेक्टली ऑन द लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड। सो आई थिंक दैट विल स्टार्ट हैपनिंग, बट आई थिंक एक प्रॉब्लम है कि अभी तक बहुत सारे टोकन्स की वैल्यूएशन काफी एलिवेटेड है इस तरीके की टोकन्स की। तो हमारे इंडस्ट्री में ये भी मोमेंट होगा जहां पता चलेगा कि ठीक है ये कैश फ्लो एसेट है भाई, और अगर इतना कैश फ्लो है तो ये मल्टीपल देंगे। और ये 60, जैसे किसी ने पीस लिखा था अभी 2-3 हफ्ते पहले कि आवे वैसे तो 60x मल्टीपल पे ट्रेड करता था, आजकल 20x पे है, खरीद लो। अरे मेरे भाई क्यों 60x पे ट्रेड करेगा आवे? मतलब क्या इतनी क्या मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट आवे? मुझे लगता है कि बेसिकली बहुत डिफरेंशिएशन होगी एसेट्स में अब, और उसमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होगी लिक्विड फंड के लिए। Okay. So let me play slightly devil's advocate here. कहीं बहुत सारी जगह ऐसा बोला जाता है कि मल्टीपल्स क्रिप्टो में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है ट्रेडिशनल इक्विटी की तरह। द रीजन दे गिव इज बिकॉज बहुत सारे यूजेस हैं, हम गैस के लिए भी यूज करते हैं, नेटवर्क इफेक्ट्स भी है, इससे फिक्स सप्लाई, तो हमेशा टोकन्स विल हैव ए प्रीमियम ओवर equity. So basically saying this is the argument given by most. So I want to think, how do you think on that? कि हमें क्या ये प्रीमियम हमेशा रहेगा? अगर ये रहेगा तो फिर आवे सस्ता है, then that report is good. क्योंकि यूज केस बहुत ज्यादा है ना, आई मीन इक्विटी का कोई यूज केस नहीं, इसमें अपने पास 3-4 और यूज केस है। प्लस और एक जो मुझे लगता है लोग बहुत ज्यादा उसको भाव नहीं देते, मुझे लगता है बहुत देना चाहिए, वो है कि दे डोंट सी के यार ये जो एक्सेस है ना, ब्राजील को, इंडिया को, पाकिस्तान को, इन लोगों को ये जो एक्सेस मिल रहा है ना, जो नहीं था, we generally we don't have avenues to buy all this 20 multiples की। अब क्रिप्टो में आप एक बटन क्लिक करते हो, किसी का परमिशन नहीं चाहिए, केवाईसी नहीं चाहिए, तो ये सब जो ऐड करते हैं प्रीमियम में, एंड दैट इज द रीजन ये टोकन्स हमेशा प्रीमियम में रहेंगे। तो मुझे एक्चुअली लगता है कि दो टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है। जैसे एथेरियम में बिल्कुल प्रीमियम रहेगा, मैंने मेरे हिसाब से। अगर आप एक मतलब मुझे पता नहीं है ये, मतलब इट्स अ लिटिल हार्ड टू डिफाइन कि क्यों है ऐसे, लेकिन आप एथेरियम सोलाना को देखोगे तो बोल सकते हो कि इसमें कुछ मॉनेटरी प्रीमियम है। लोग अपनी नेटवर्थ डिनोमिनेट करते हैं, जैसे एथेरियम में रीस्टेकिंग आ गई है, रीस्टेकिंग भी बहुत मॉनेटरी प्रीमियम, कोलैटरल, पीपल यूज इट एज कोलैटरल। सो इफ यू थिंक ऑफ व्हाट इज द सोर्स फॉर डिमांड ऑफ एन एसेट, हाँ, अगर लोग कोलैटरल में यूज करना चाहते हैं, अगर लोग बस होल्ड करना चाहते हैं, अगर लोग लॉन्ग टर्म स्टेकिंग करना चाहते हैं, अगर गैस के लिए चाहिए होगा, तो ऐसे एसेट है क्रिप्टो में, बिल्कुल है। बिटकॉइन ही ऐसा एसेट है जिसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन अभी भी $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है। एथेरियम सोलाना भी बिल्कुल ऐसे एसेट है, इनमें है मॉनेटरी प्रीमियम। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे टोकन पी मल्टीपल टाइप होंगे, लेकिन हर एसेट में मॉनेटरी प्रीमियम नहीं हो सकता है। ओके, तो जैसे मैं यही बोल रहा हूं कि आवे में मुझे नहीं समझ आता आवे में क्या मॉनेटरी प्रीमियम है। अब मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं बोला कि मुझे 15 साल अपने नेटवर्थ आवे में डिनोमिनेट करनी है। अब ठीक है, वो थोड़ी सी स्टेकिंग चलती है वहां पर, वो भी मतलब बैकस्टॉप है, वो ज्यादा मतलब कुछ मॉनेटरी प्रीमियम है नहीं ऐसे डीफाई एसेट्स में। तो मुझे लगता है कि हम और भी एसेट्स देखेंगे जिनमें मॉनेटरी प्रीमियम नहीं है, और वो एसेट्स थोड़े इक्विटी लाइक होंगे, लेकिन जैसे लेयर 1 के टोकन होते हैं उनमें होगा। एथेरियम और सोलाना ने दिखा दिया है कि मॉनेटरी प्रीमियम अभी कहीं गया नहीं है। So Sanat wanted to know, I mean, since so I don't know how relevant this question is for the users, but हमारे लिए personally बहुत relevant है। So Jagdish and I are looking to venture into the funding space. Right now we are exploring the liquid fund space. और हमारा strength clearly we know and we can vouch on it is our research. The way we go about researching, identifying tokens and investing. So that is our biggest strength. वो छोड़ के हमारे पास बाकी सब जीरो नॉलेज है of how do you get into a fund, start a fund, how do you manage admin, how do you raise funds from LPs. So I just wanted, I mean, because आपने ये देखा हुआ है दोनों साइड का दुनिया, you have any piece of advice for us के how do we go about structuring this and going ahead? सबसे पहले तो बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन मेरे पे ग्रेड से थोड़ा सा ऊपर है। मेरा काम नहीं होता, बड़े बॉस का। कम ऑन यार, ड्रैगनफ्लाई में बड़े बॉस का काम होता है ये। मैं इतना बोल सकता हूं कि जनरली जैसे मैंने बोला है, अब दो चीजें हैं। अब या तो आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो जो बिटकॉइन एथेरियम नहीं खरीद पाते हैं, और इन लोगों को अपनी पहली एंट्रेंस दे सकते हो क्रिप्टो में, और इनको बिटकॉइन एथेरियम
बेस मतलब आपका फंड भी लार्जली बिटकॉइन एथेरियम हो सकता है और थोड़ी सी मार्केट टाइमिंग कर सकती है, लेकिन अगर आपका फोकस है और एसेट्स में, बिल्कुल लोगों को दिखाना चाहिए कि देखो ये क्रिप्टो में बिटकॉइन एथेरियम के अलावा बहुत सारे एसेट्स हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ के पास मॉनेटरी प्रीमियम होगा, दिखाओ कि कैसे सोलाना बेयर मार्केट में अभी भी मैट्रिक्स अच्छी थी लेकिन लोगों ने ज्यादा बेच दिया था। आई थिंक जनरली LPs are always excited, and the most honest answer is LPs are always excited by return. So I think the two things I've learned are LPs are always excited by the potential of returns, and if you can show that you have the ability to show something special, that's most important. But I think generally बहुत different types के LPs भी होते हैं। कुछ LP ने कभी क्रिप्टो में कुछ पैसे ही नहीं डाले हैं तो उनको बिटकॉइन व्हीकल भी इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ LPs कैसे हैं जिनके पास काफी बिटकॉइन एथेरियम है, उनको अब देखना है कि और क्या हो सकता है यहाँ। तो आई थिंक LP सेगमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। In terms of forming a team and operational side से any piece of advice? On the liquid side, incentivizing people correctly with their trades is very important. And so making sure people are kind of both earn well when their trades do well and understand that, you know, the best liquid traders I know have a very eat what you kill mentality. कि ठीक है, अगर हमने सही किया और फंड ने पैसे बनाए हैं तो हम सब पैसे बनाएंगे, वरना हम नहीं पैसे बनाएंगे. And I think that's a very important way. I think the other thing is Twitter is a really underrated source of finding smart people. It's a crazy industry where some people will post really, really sharp investment theses on Twitter and will be really, really happy to kind of share them. I think the more important thing again is trying to figure out what kind of fund. जैसे कुछ लिक्विड फंड्स होते हैं जो बेसिकली वेंचर करते हैं क्रिप्टो में, 3-4 साल की लिक्विड पोजीशन लेते हैं वो, या 2-3 साल की. और कुछ लिक्विड फंड होते हैं जो बहुत सिचुएशन ड्रिवन होते हैं, वो हर 2 हफ्ते नई ट्रेड करते हैं, हर 3 हफ्ते नई ट्रेड करते हैं. मैंने जितना देखा है, बहुत कम लोग हैं इस स्पेस में जो मल्टीपल टाइम फ्रेम हैंडल कर सकते हैं. फिर प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे मैं कुछ बहुत शार्प ट्रेडर्स को जानता हूं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली ये प्रोडक्ट क्या है, ये 3 साल में क्या होगा. उनको बस 2 हफ्ते 3 हफ्ते हर 3 हफ्ते देखना है वो कैसे पैसे बना सकते हैं. और मैं ऐसे VCs को जानता हूं जो सच में 10 साल की लेंथ लगा सकते हैं चीजों पे, कि 5 साल 10 साल में क्या बन सकती है ये चीज. एक बंदे में दोनों नहीं होते, मैंने जितना देखा है. तो फंड को देखना होता है कि हमारी क्या टाइम फ्रेम है और उस सिचुएशन से लोगों को ढूंढना होता है. सर, एक VC, एक टिपिकल क्वेश्चन जो सोच रहा हूँ इसमें, क्रिप्टो में वेंचर VC को लिक्विडिटी जल्दी मिल जाती है, ठीक है, आई मीन 1-8 साल के अंदर या टोकन आ जाता है. नाउ मैं बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हूँ अभी भी कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है. अच्छी बात क्यों बोलूंगा, जनरली ट्विटर बोलता है बुरी बात है, जनरली ट्विटर गाली देता है VC को, VC आर द विलन्स ऑफ दिस साइकिल, ठीक है. बट क्योंकि ये है ऐसा कि वेंचर में लिक्विडिटी जल्दी मिल जाती है, इवन दो PMF ना आया हो, इवन दो प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी पूरा ना हुआ हो, तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल इक्विटी में आप जानते होंगे कि वट एवर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, रेगुलेटरी सिचुएशन, अभी लीना खान की वजह से वहां पे 10 साल तक उनको पैसा भी नहीं मिला, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ, ठीक है. और क्रिप्टो में उल्टा है एग्जैक्टली, तो बहुत बड़ा डायगोनली ऑपोजिट चल रहा है. तो उसकी वजह से मुझे लगता है बहुत पैसा आएगा क्रिप्टो में, वेंचर में, क्योंकि कौन LP नहीं चाहेगा कि मुझे वेंचर डील मिले और लिक्विडिटी भी मिले. इट्स लाइक हैविंग द केक एंड ईटिंग इट टू टाइप्स. जबकि रिटेल हेट्स इट. रिटेल को लगता है कि पंप एंड डंप टाइप चल रहा है, VC लोग कर रहे हैं, लो फ्लोट हाई FD चल रहा है. तो आपका इसमें क्या व्यू है? मतलब यहाँ 2-3 चीजें बोलूंगा कि ऑब्वियसली मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, मैं VC में काम करता हूँ ऑब्वियसली. तो एक बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि LPs को क्रिप्टो VC इंटरेस्टिंग एसेट क्लास लगती है क्योंकि लिक्विडिटी तेज आती है और ये टोकन्स की बेनिफिट है और ये रहेगी मेरे हिसाब से. मैं एक और चीज मुझे ये, लेकिन आपने जो बोला 1 साल में लिक्विडिटी बोलती है आ जाती है, वो एक्चुअली आजकल कम होती है. अब अगर आप ज्यादा से ज्यादा टोकन देखो तो उनकी 3-4 साल की वेस्टिंग तो होती है, which is still very half the traditional. हाँ, हाफ ट्रेडिशनल, लेकिन 3-4 साल की वेस्टिंग तो होती है. और इसलिए लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं टोकन लॉन्च की प्राइस पे. और हाँ ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि कुछ टोकन्स में कुछ लोग सेकेंडरी में बेच देते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो टोकन लॉन्च की प्राइस से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है VC को. अगर मतलब हम जब देखते हैं कि हम
4, 5, 6 साल बाद अगली साइकिल में शायद टोकन बेच पाएंगे। अगर हमारी पोजीशन, अगर मतलब आज टोकन लिक्विड हुआ है हमारी किसी कंपनी का, तो हमारी पोजीशन तो 2027 2028 से पहले लिक्विड नहीं होने वाली। ये लो फ्लोट हाई एफटी में जो लोग वीसी के ऊपर कंप्लेन करते हैं वो मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि वीसी वो लो फ्लोट इसलिए क्योंकि वीसी के पास फ्लोट नहीं है वैसे। ओके, मतलब हाँ तो सही है। तो मुझे लगता है वैसे तो काफी सेल्फ करेक्शन हो गई है कि 3-4 साल की ये 3-4 साल की वेस्टिंग हो गई है। अभी भी 2-3 प्रॉब्लम रहती है। अब एक प्रॉब्लम है कि लो फ्लोट टोकन में प्राइस बढ़ाना और गिराना मुश्किल होता नहीं है, तो मार्केट मैनिपुलेशन होती है थोड़ी सी मेरे हिसाब से इसमें, और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये बहुत चीजें सेल्फ करेक्टिंग होती हैं। जैसे पिछले साइकिल में हमारे पास इतने ओम फोक वगैरह थे और फिर हमने समझा कि ये चीज चलती नहीं है और फिर वो चली जाती है। अभी थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है लो फ्लोट हाई एफटीपी की, लेकिन वो इसलिए भी थी क्योंकि मार्केट गिर गई थी, और जब मार्केट गिर गई थी इस लोगों को किसी को गाली सुनानी होती है। मैंने जितना देखा है जो बड़े क्रिप्टो वेंचर फंड है, अब सब 3-4-5 साल की वेस्टिंग की टोकन होती हैं ज्यादा से ज्यादा, और ऐसी सिचुएशन में आप लॉन्च प्राइस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक और चीज बोलूंगा कि आजकल वेंचर मार्केट काफी एफिशिएंट हो गई है। तो जैसे अगर आप सबसे लेटेस्ट हॉटेस्ट लेयर 1 लेयर 2 के फंडिंग राउंड्स देखोगे तो उनकी वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गई है। 500 मिलियन, 1 बिलियन, 1.5 बिलियन ऐसी वैल्यूएशन पे L1 L2 के राउंड होते हैं सबसे अच्छे वाले। तो मुझे लगता है अब पिछले साइकिल में ये था कि सारे L1 L2 में पैसे बन जाते थे, ये था, मैं इतना बोल सकता हूं। मुझे लगता है अब वो जमाना चला गया है। अब अगर आप ऐसी प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपकी 4 साल की वेस्टिंग है तो आप फिर तभी पैसे बनाओगे अगर असली में आपकी L1 जाके सोलाना की तरह बनी। टोकन लॉन्च में थोड़ा सा मतलब मोर एफिशिएंट प्राइसिंग हो सकती है। जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च प्राइस होती है वो मार्केट मेकर से डिटरमिन, वो काफी रैंडम होती है, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से अब वीसी हाफ द टाइम ऑफ ट्रेडिशनल वीसी, लेकिन अभी भी अब सारे वीसी 3-4-5 साल की टाइमलाइन पे सोचते हैं। आप यू टॉक विद मेनी वेंचर्स फाउंडर्स से मिलते हैं, ये आपका बेसिक काम है, वेंचर फंड चलाते हो, एंड आई एम श्योर के बहुत सारे फाउंडर्स अभी टोकन लॉन्चेस के बारे में सोच रहे होंगे या सोच रहे होंगे। तो क्या डिस्कशन होता है? बिकॉज दिस इज द इनसाइट वी एज ए रिटेल डोंट गेट, कि क्या डिस्कशन करते हैं, कैसे कब लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज टोकन इटसेल्फ इज आल्सो काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट। आप ये बोल सकते हो कि दो सरदर्द हैं क्रिप्टो फाउंडर्स के लिए, एक प्रोडक्ट मार्केट फिट और टोकन भी खुद से ही कुछ एक अलग सी कहानी है उनकी। 2-3 चीजें हैं यहाँ। एक तो हमारी जनरल एडवाइस होती है कि जब तक प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट मार्केट फिट है तो आप टोकन ना लॉन्च करो। टोकन्स आर नॉट इन एंड ऑफ देमसेल्व्स अ नेटवर्क इफेक्ट। आपका प्रोडक्ट चल रहा है तब टोकन लॉन्च करो। अब ये बात है कि अगर फिलहाल तो ये प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत फाउंडर्स को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्टिंग करनी, सबको बाइनेंस, बायबिट, OKX वगैरह पे लिस्टिंग करनी है। बहुत ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली 2-3 साल सब बोलते थे बेयर मार्केट में टोकन मत लॉन्च करो, वहां लाइन बहुत लंबी है। और दो चीजें हो रही हैं, एक तो बाइनेंस और सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस काफी पैसे और टोकन मांग रहे हैं अपने यूजर्स के लिए। और दूसरी चीज क्या हो रही है वो है कि और बाइनेंस ने भी देख लिया है, अब लोग को याद रखना चाहिए बाइनेंस और बायबिट के भी यूजर है और उनको बहुत कंसर्न है अपने यूजर के लिए, तो वो भी ऐसे टोकन नहीं लॉन्च करना चाहते हैं जिनकी प्राइस सीधा नीचे गिरने वाली है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल क्या हो रहा है कि बहुत लोग ये एक बहुत लंबी लाइन में बैठे हुए हैं और सब ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूं अपने टोकन को अच्छा बढ़वाने के लिए। और अगर आपको ऐसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लिस्टिंग करनी है तो आप मार्केट मेकर्स वगैरह से बात करते हैं, एलोकेशन देखते हैं कैसे, इसमें मतलब कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अगर आप सोचो कि अगर आपने टोकन लॉन्च कर दिया है तो आपको एक्चुअली आपका काम है कि देखना कि आपका टोकन काफी लिक्विड है, क्योंकि अगर आपने टोकन लॉन्च कर दिया है तो अगर आपको फिर से फंड रेज करना है, अगर आपको अपने टीम को पेमेंट करनी है, अगर आपको अपनी कम्युनिटी को एक्साइटेड करना है, इफ यू वांट लिक्विड फंड्स टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन योर टोकन नीड्स टू बी लिक्विड। तो वैसे मुझे लगता है जो लोग टोकन लॉन्च करते हैं और लिक्विडिटी की सोचते नहीं है वो दोनों तरफ से गलती कर रहे हैं। या तो टोकन मत लॉन्च करो, लेकिन अगर लॉन्च कर रहे हो तो लिक्विड करो। मैं एक और चीज बोलूंगा कि मुझे लगता है कि हम रेगुलेशन की वजह से और 2021 में हम ये यूनी V2 लिक्विडिटी माइनिंग करती थी जो बहुत मतलब स्टूपिड है एक्चुअली कैसे चलती थी। अब सब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टोकन लॉन्च की तरफ देख रहे हैं।
मुझे एक्चुअली लगता है कि इतनी लंबी लाइन है कि कुछ लोग नहीं कर पाएंगे और कुछ अच्छे फाउंडर और अच्छे टोकन। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली एक चीज क्या होने वाली है अगले 2 साल में, और ऑन चेन टोकन लॉन्च होने वाले हैं। हम्म। तो एक तो ये एको जैसे प्लेटफॉर्म है तो थोड़े रिटेल एक्सेस दे देते हैं, और हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है सैंक्टम, उन्होंने अभी जुपिटर पे एक लॉन्च पैड किया था, और वो बहुत इंटरेस्टिंग टोकन लॉन्च मैकेनिज्म था, कैसे उन्होंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। जनरली क्या होने वाला है कि more and more good founders are going to start turning to on-chain venues to launch their token, and there will be more and more better ways to provide liquidity from these tokens versus जो हम 2-3 साल पहले liquidity mining करते थे। पर एक आपको ये आयरनी नहीं लगती कि यार एक बार जो हम बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन इज द प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाट क्रिप्टो इज ट्राइंग टू रिमूव, और आज क्रिप्टो में पुलिस एक्सचेंजेस बन गए हैं। एक्सचेंजेस जिसको रिमूव करने के लिए पूरा क्रिप्टो बनाया गया था, आज के तारीख में कोई अच्छा काम कर रहा है कि यार आई मीन बिकॉज ऑफ मजबूरी यूजर्स दे माइट बी लूजिंग यूजर्स, ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि बाइनेंस पुलिसिंग कर रहा है और क्रिप्टो नहीं कर रहा है। इट्स टू आयरनिकल फॉर मी। डू यू फाइंड द आयरनी कि बाइनेंस बहुत पावरफुल है इस इंडस्ट्री में। मैं दो चीजें बोलूंगा। अब बाइनेंस इज अ वेरी गुड बिजनेस, obviously Binance is a very well-run company, and they make something that their users want, and so we can't complain so much. I think the second thing though is that unfortunately इसमें रेगुलेशन का बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। ये यूएस रेगुलेशन बहुत मुश्किल कर दिया है डायरेक्टली रिटेल को टोकन सेल या ऐसा कुछ भी करना। सो बेसिकली बिकॉज एसईसी ने वो काम बहुत मुश्किल कर दिया है, तो हम जैसे आईसीओ करते थे और जैसे आईसीओ लाइक मैकेनिज्म होते थे, जहां मतलब अब ठीक है कुछ आईसीओ फ्रॉड टाइप भी थे, लेकिन वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आप क्रिप्टो की रूट्स देखो तो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप आके मार्केट के देखो मैं ये टोकन लॉन्च कर रहा हूं, मैं एक ऑक्शन करूंगा और हमारी कंपनी पैसे लेगी जैसे आईपीओ में होता है। यही मैं बोल रहा था कि मेरे हिसाब से ये वापस आने वाला है थोड़ा सा। अब चैलेंज है रेगुलेशन का, मुझे लगता है रेगुलेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ, तो यूएस बेस्ड टीम्स को बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ 3-4 लोग प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं, लीजन की तरह, एको की तरह, जो ये वापस ला रहा है सम एबिलिटी फॉर रिटेल टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि ये बात सही है कि Binance is a little too powerful right now. I would not disagree with this. हाँ, तो in a way we are going in a reverse direction. Okay, तो आप बोल रहे हो जुपिटर की तरह या फिर I don't know हाइपरलिक्विड कैसे करेगा, तो आप बोलो ऐसे या टाउ one of the rare example है जो अच्छी तरह कर पाया कुछ, that will increase. मेरे हिसाब से तो होगा। अब मतलब Binance कहीं जा नहीं रहा है। Binance continues to be very powerful and it continues to be the most liquid venue in crypto, and so if you are a founder who can easily get access to that listing, why would you not take it? तो वो भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से one, we have too many tokens that have to be launched, and Binance can't launch all of them. And I'm hopeful that people will build products that at least partially solve the regulation problem. मुझे लगता है कि ये बहुत इस इशू की कोर प्रॉब्लम रेगुलेशन ही है कि अगर आप रिटेल के साथ कुछ भी आईसीओ टाइप करो तो रेगुलेटर्स आपके पीछे आते हैं। Okay. तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो किसी तरीके से सॉल्व करनी पड़ेगी। Okay. तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहला, आर दे थिंकिंग, टाइमलाइन के हिसाब से बताना, हाउ आर फाउंडर्स थिंकिंग कि अगले 6 महीने में लॉन्च करना सोच रहे हैं? एक तो ये व्हिच इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अनदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कोई कुछ अलग सोच रहा है क्या कि इसको कैसे, बिकॉज़ लेट्स अज्यूम कि 3-4 महीने में रेगुलेशन में कुछ नहीं होने वाला, एंड इफ द फाउंडर्स वांट टू लॉन्च इन 3-4 मंथ्स, आर दे थिंकिंग एनी डिफरेंट वे, जिसके यार फिक्स सप्लाई ना रखे? हाउ आर दे थिंकिंग? बिकॉज अगर वो ऑन चेन लॉन्च करना है तो बहुत मुश्किल है। आई मीन देयर विल बी वेरी रेयर सक्सेसेस अनलेस आप पहले से ही फेमस नहीं हो, जैसे जुपिटर था या आप बोल रहे हो जैसे pump.firm है, अब ऑलरेडी फेमस है, कुछ लॉन्च करेगा तो वो तो है ही, तो दैट्स द बेस्ट वे कि ये प्रोडक्ट आप पहले लॉन्च करो देन टोकन, बट डायरेक्टली टोकन करने के लिए कुछ तो नया करना पड़ेगा आई अज्यूम, नहीं तो फिर वो मीम कोइन की तरह डंपी होगा। मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो आपको टोकन नहीं लॉन्च करना चाहिए। सिंपल। अगर लोग जानते नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपके पास यूजर्स नहीं है तो टोकन लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, लोग कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि सैंक्टम ने कैसे जुपिटर लॉन्च पैड पे टोकन लॉन्च किया और कम्युनिटी काफी खुश थी उससे। मेरे ख्याल से आप देखोगे कि अभी इनिशा एक प्रोडक्ट है, उन्होंने एक कम्युनिटी एलोकेशन करी है, एक एको
प्लेटफॉर्म, Echo is a kind of angel list for crypto type platform. हाँ तो मैंने ये दोनों चीजें देखी हैं और मैं जानता हूं कुछ और टीम्स भी ऐसा कुछ करना चाहती हैं. तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये होगा थोड़ा सा और, लेकिन मेरे हिसाब से धीरे धीरे होगा. ओके, ये कोबी वाला एक को सेम है क्या जो कोबी हाँ 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 वही? हाँ. ओके ओके ओके, नाउ आई गॉट इट. ओके, समझ वही गया. वाला. तो मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं कल या 2-3 दिन पहले मैंने ट्वीट पढ़ा था कि आई वांट टू नो हाउ ड्रैगनफ्लाई और इवन क्रेडिबल पीपल लाइक दिस टीम्स अवॉइड दिस प्रॉब्लम कि आप लोग इन्वेस्ट करते हो किसी टोकन में तो सडनली इट बिकम्स अ गुड प्रोजेक्ट. वो है बिकॉज नाउ दैट ड्रैगनफ्लाई इज बिगर, इज वन ऑफ द टॉप फंड्स. तो कल मैं जैसन चोई का भी ट्वीट पढ़ रहा था, कोई पैसा नहीं दे रहा था किस फाउंडर को, और जैसे ही उसने पहला चेक दिया 12 और लोगों ने दे दिया. बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस द प्रोजेक्ट बिकम्स गुड. तो आर यू गाइस कॉन्शियस अबाउट इट? हाउ डू यू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इंटरनली? मतलब मेरे हिसाब से एक तो जो आप बोल रहे होता नहीं है. ड्रैगनफ्लाई के पास काफी बड़ा पोर्टफोलियो है और हम गलती करते हैं. वेंचर में काम है आपका गलती करना. अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो आप काफी रिस्क नहीं ले रहे हो. तो हम बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है जो किसी ना किसी वजह से मार्केट सही नहीं थी, टाइम सही नहीं था, जो नहीं चलते. लेकिन हाँ, ये मैं नहीं बोल सकता. वेंचर कैपिटल में आप दो बेनिफिट देते हो. एक तो इंटरनल बेनिफिट है जो आप एक्चुअली मदद करते हो अपनी कंपनीज को, और दूसरी बेनिफिट है सिग्नलिंग. और सिग्नलिंग बेनिफिट इंपॉर्टेंट होती है. जैसे मैंने ये 2021 में ही समझ लिया था जब मैं क्रिप्टो स्टार्टअप्स में इंटरव्यू कर रहा था. अगर आप अपने माँ बाप को बोलो कि मैं किसी स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ और वो वाई कॉम्बिनेटर और सिक्वोया से पैसे ले हुए हैं, तो माँ बाप बोलेंगे बढ़िया. अगर आपने किसी नो नेम वेंचर फंड का नाम ले लिया तो लोग बोलेंगे तू क्यों काम कर रहा है वहां. करेक्ट. तो बिल्कुल सिग्नलिंग वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, और इस वजह से हम बहुत इसलिए तभी इन्वेस्ट करते हैं जब हम हाई कन्विक्शन है. हम ट्राई करते हैं कि वेरी हाई कन्विक्शन इन्वेस्टमेंट्स करें हम, और हम एडिक्वेट ओनरशिप ले कि हम एक्साइटेड हो सकते हैं. कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ऐसे. और ये हर जगह पे होता है. सिग्नलिंग तो होगा ही. और मैं ये भी बोलूंगा कि जैसे लोग बहुत टोकन प्राइस की बात करते हैं जब लॉन्च होता है, ये 4 साल बाद प्रोजेक्ट इसलिए सक्सीड करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया और फाउंडर ने सही काम किया है, और हम उनकी मदद कर सकते हैं. लेकिन हम भी जानते हैं कि मतलब एंड ऑफ द डे फाउंडर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अगर आप किसी भी टोकन को 4 साल के टाइमलाइन पे देखें ना, कोई भी टोकन 4 साल की टाइमलाइन पे इसलिए नहीं जीता है क्योंकि किसी और ने खरीदा हुआ है. वो 4 साल की टाइमलाइन में एवरीथिंग कम्स डाउन टू प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड फाउंडर्स हु परसिवियर. So Sanat, you're talking about founders और ये जो आप आइडेंटिफाई करते हो, आपने बोला मिस्टेक भी करते हो when you identify projects. So to avoid that, I mean, what are the red flags you look for when a new project comes to you or a new team comes and approaches for you? There are obviously things you have to avoid. I'll start by saying I truly believe अगर आप गलती नहीं कर रहे हो वेंचर में तो आप काफी रिस्क नहीं ले रहे हो. ये बिल्कुल सच बात है. आपका काम है ऐसे इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सही हो रही है तो आप बिल्कुल काफी रिस्क नहीं ले रहे हो, लेकिन सही टाइप की गलती होनी चाहिए. हम 2-3 चीजें देखते हैं. एक तो फाउंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जितना रेफरेंस कर सकते हैं फाउंडर्स को उतना करते हैं कि पता करते हैं लोगों से कि ये अगर ये क्रिप्टो में है थोड़े टाइम से, तो लोगों से पता करते हैं कि ये कैसा काम करते हैं, ये डेडिकेटेड है. और पैशन एक्चुअली काफी आसानी से दिख जाता है. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ऑब्सेशन होती है. जैसे आप पॉली मार्केट के फाउंडर को देखो, वो 4 साल से प्रेडिक्शन मार्केट बना रहे हैं और उनको प्रेडिक्शन मार्केट का बहुत शौक है. मुझे ऐसे लगता है कि उनको पैसे ना मिले कुछ भी नहीं, वो 10 साल यही करते रहेंगे. आपको ऐसे फाउंडर ढूंढने. दूसरी तरफ जैसे आप रेड फ्लैग बोल रहे हो, 2021 2022 में बहुत फाउंडर ऐसे थे जो कोई स्मार्ट बंदा था, गूगल में काम कर रहा था, फेसबुक में काम कर रहा था, या गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा था. उसने देखो क्रिप्टो बढ़ रहा है, उसने आके बोला अच्छा मैं ये गोल्डमैन सैक्स में मैं ये काम करता था, मैं ऐसा ऑप्शन प्रोडक्ट बना दूंगा. उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं है कि क्रिप्टो में पहले ऐसे क्या बना हुआ है, क्या गलती हो सकती है, क्या हुआ है. तो एक ये चीज है. दूसरी चीज पॉल ग्रैम ने सही बोला था, रिलेंटलेसली रिसोर्सफुल या बहुत परसिवियरेंट. ऐसे फाउंडर चाहिए जो मतलब बहुत मुश्किल काम कर लेंगे, लड़ के हर रोज उनको शौक होना चाहिए लड़ाई करने का. एक्चुअली ऐसे फाउंडर होने चाहिए. तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और थर्ड चीज हमें मतलब हमारी इंटरनली है कि हमें हाई इंटेग्रिटी लोगों के साथ काम करना है. तो अगर हमें ऐसे लोग मिले जो शायद पैसे भी बना पाए लेकिन हाई इंटेग्रिटी नहीं है,
तो हमें उनके साथ नहीं काम करना है। इसके अलावा मेरे हिसाब से जैसे मार्केट के बारे में आपको जितना सोच सकते हो, जितना आप रिगर ला सकते हो, रिगर लाना होता है, लेकिन कभी कभी आप गलती करोगे। मैंने खुद, मेरी सबसे बड़ी एंजल इन्वेस्टमेंट थी एक कंपनी में जो NFT मार्केट मेकिंग करती थी। बहुत बढ़िया फाउंडर था और उसने, मैं इतना बोल सकता हूं, उसने सब कुछ सही किया था। उसने बहुत बड़ा शेयर ले लिया था, उसके 3 क्वांट थे, उन्होंने एक बहुत टफ एसेट क्लास में बहुत फॉर्मूलाज बनाए कि कैसे हम ऐसी चीजों को वैल्यू कर सकते हैं, कैसे हम बैक में हेज कर सकते हैं, क्या कोरिलेशंस है। उन्होंने सारी बिग NFT एक्सचेंजेस पे बहुत सारी वॉल्यूम करी और फिर NFT मार्केट 99% गिर गई, 95% वॉल्यूम गिर गई, तो उनकी बिजनेस नहीं चली। और ऐसी गलती मैं सच बोलूं मैं फिर से बनाना चाहता हूं। और कुछ चीजें होती हैं जो नहीं काम, जैसे हमने एज अ फंड बहुत कम गेमिंग में इन्वेस्टमेंट करी है वैसे। और जैसे आप देखो, ठीक है एक्सी चला था, लेकिन उसमें सच में काफी पॉन्जी चल रहा था और सबको दिख रहा था। और तब से मैं इतना बोलूं कि क्रिप्टो गेमिंग में बहुत पैसे गए हुए, $1 बिलियन से ज्यादा गए हुए, और कुछ ज्यादा निकला नहीं है। ठीक है, शायद 1-2 साल में ये बदलेगा, और अगर बदलेगा, हमारा काम है, हमें भी अपना दिमाग बदलना होगा और देखना होगा कि हमने कहां गलती करी है। कभी कभी आप देख सकते हो कि चीजें चल रही हैं और आप बोल सकते हो कि ये नहीं चलेगा, तो ऐसी होता है। पर जनरली आपका काम है, जैसे मैंने बोला, फाइंडिंग थिंग्स दैट आर बिग इफ ट्रू, एंड इफ दे टर्न आउट टू बी फॉल्स, दैट्स ओके। तो हाउ इज डीपिन फॉर यू? मुझे डीपिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक तो मुझे लगता है कि ये कैटेगरी में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स एक ही बना देते हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज कंप्यूट से लेके हाइव मैपर से लेके हीलियम। और इन स्टार्टअप्स में 2 चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि जैसे हाइव मैपर एक्चुअली probably one of my top 3 favorite crypto companies. We're not stakeholders or investors, but I love the founder and I think it's a great product. मैं जब डीपिन प्रोडक्ट देखता हूं तो मैं 2 चीजें के लिए देखता हूं। एक, कि ये फाउंडर डिमांड साइड क्रैक कर सकता है, क्योंकि ये सप्लाई साइड जो डीपिन में होती है वो ठीक है, आप क्रिप्टो लोगों को बोलते हो आपको कोई टोकन मिलेगा, आप जाके एक मशीन लगा दो अपने घर में, लगा लेंगे। जैसे हाइव मैपर लोगों को बोलता है कि आप एक डैश कैम लगा लो, $300 का डैश कैम है, और आपके 8 महीने में टोकन से ये पैसे वापस कर देंगे। वो इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है कि आप जाके जो लोग मैपिंग डेटा खरीदते हैं गूगल मैप से, उनको जाके बेचो। ये बहुत मुश्किल काम होता है। और जैसे आप ओरिजिनल डीपिन्स को भी देखो, जैसे फाइलकॉइन जैसी चीज, फाइलकॉइन की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने कभी भी जाके स्टोरेज नहीं बेच पाए। उन्होंने बहुत सारे फाइलकॉइन माइनर्स ले ले, बहुत सारी स्टोरेज की कोई ना कमी नहीं थी, खरीदने वाले लोग कम थे। तो ऐसे फाउंडर्स को ढूंढना होता है जो बेच सकते हैं, और बेचना बहुत मुश्किल काम होता है। बेचना मतलब ऑलमोस्ट SaaS एंटरप्राइज सेल्स टाइप फाउंडर चाहिए होता है आपको। जैसे हाइव मैपर का फाउंडर है, वो बंदा 10 साल से मैपिंग में, उसने याहू मैप्स में काम किया था, उसने एक और मैपिंग स्टार्टअप बेचा था, वो बंदा सबको जानता है मैपिंग में। तो जैसे आप लोग ने भी मतलब B2B में काम किया है, ऐसे फाउंडर चाहिए होते हैं जो सेल्स प्रोसेस समझ सकते हैं और डिमांड साइड क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने डीपिन में देखा है कि बहुत ऐसे फाउंडर होते हैं जो बोलते हैं, हाँ देखो मैं सबको एक कैमरा दे दूंगा और फिर वो ये डेटा हो जाएगी, और फिर वो सोचते नहीं है कि ये बेचेंगे कैसे। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है डीपिन में। दूसरी चीज के कुछ चीजें हैं जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट प्रिंसिपल से सेंस बनता है, और कुछ चीजें हैं जो जिसमें मुझे नहीं समझ आता। तो मैं एक एग्जांपल दोनों टाइप का दे सकता हूँ। जैसे आप हाइव मैपर में देखो, हाइव मैपर का कंपटीशन है वो जो गूगल की गाड़ी है, जो जाके पूरी दुनिया में एक कैमरा लेके जाती है, और वो गूगल $1 मिलियन लगते हैं गूगल को हर साल एक गाड़ी चलाने में। और वो गाड़ी कितना चल लेगी, मतलब ठीक है हर 3 महीने हर रोड पे चले जाएगी, हर 2 महीने हर रोड पे चले जाएगी, लेकिन हर रोज 1 मिलियन, मतलब हर रोज हर रोड पे वीडियो तो नहीं ले पाएगी। इसलिए अगर आप हर बंदे के कार में एक कैमरा डाल दो, तो आप बहुत आसानी से फर्स्ट प्रिंसिपल से इस गूगल की गाड़ी को हरा सकते हो। इसमें मुझे बहुत सेंस बनता है कि एक्चुअली जो कंपेटिटर है वो कंपीट कर ही नहीं सकता है अगर आपने सच में हर बंदे की गाड़ी से डेटा ले ली। मुझे डिसेंट्रलाइज कंप्यूट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है। अभी बहुत लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं ये डिसेंट्रलाइज जीपीयू वगैरह में, और मैंने जितना देखा है और मैंने जितनी बात करी है कि एक्चुअली अगर आप देखो जो जीपीयू एआई वगैरह में इस्तेमाल हो रहे हैं वो डेटा सेंटर में ही है। वो गूगल, फेसबुक, अमेज़न वगैरह के डेटा सेंटर्स में है प्राइमरीली। तो ऐसे मॉडल में आप डीपिन करोगे क्या?
वो ऑलरेडी मतलब एक्सेसिबल है। कोई ऐसे एयरबीएनबी फॉर जीपीयूज मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक हर बंदे के घर में बहुत यूजफुल जीपीयू है। अगर आप देखो जो यूजफुल जीपीयू कंप्यूटर है, मैंने जितना समझा है वो एक्चुअली ऑलरेडी डेटा सेंटर में है, और डेटा सेंटर में आप एक्सेस कर सकते हो प्रीटी इजीली। मैंने काफी बोल लिया, लेकिन मुझे डीपिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि एक तो फाउंडर ऐसा चाहिए जो बेच सकता है, सेल्स प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है और क्रिप्टो फाउंडर से। और दूसरा कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देख सकते हो कि अगर मैं इसको डिसेंट्रलाइज करूं तो मैं सेंट्रलाइज कंपेटिटर को बहुत आसानी से हरा सकता हूं। ओके। तो सर इसमें थोड़ा बहुत और जानने घुसेंगे, दिस इज द प्रोबेबली द हॉटेस्ट टॉपिक। और तो पहला ये है कि यू डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट निकल सकता है जिसका जैसे स्टेबल कॉइन था कि डिमांड ऑर्गेनिक आ गई तो आप बेचना ही पड़ेगा? डू यू बिलीव कि वही तरीका रहेगा? जैसे आई डोंट नो हीलियम कहाँ पे जाएगा, बट अभी लग रहा है कि हीलियम इज प्रोबेबली आई डोंट नो 5 टाइम्स 2 टाइम्स सस्ता है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली डेटा मुझे याद नहीं है, और जो दिख रहा है कि एटलीस्ट आधे से ज्यादा तो सस्ता है, तो ओरिजिनल डिमांड आ सकती है, तो बेचने वाला शायद जरूरत ना पड़े। सेकंड के जब तक टोकन है किसी भी आइडिया में, पहला प्रोडक्ट ही टोकन, तो ऑब्वियसली सप्लाई ही हमेशा पहले बनेगी। देयर इज नो वे कि आप डिमांड पहले ला सकते हो। आई हाँ। अग्री। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हाँ, आप सही बोल रहे हो कि सप्लाई पहले लाना पड़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा फाउंडर चाहिए जो जब टाइम आएगा जो बेच दिखे, पाएगा, बेच पाएगा, जो जो अभी बेच दिखे, पाएगा। या ऐसा को फाउंडर ऐसा चाहिए जो बाद में शायद बेच हाँ, पाए। जो बाद ओके, में बेच पाए। अब बिल्कुल सप्लाई बूटस्ट्रैपिंग पहले होगी, ये तो डीपिन का ओके, बिल्कुल फायदा ही है। हाँ, और आप हीलियम की बात लो, अब हीलियम कैसे चला है? हीलियम ने जाके टी मोबाइल से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हीलियम ने जाके 4-5 बड़े यूएस टेलीकॉम से जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अपने खुद का 2-3 नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं वो, जो लोग जाके सिम ले सकते हैं। अब मैंने जितना देखा है, ऐसी चीजें खुद नहीं बिकती। अगर आपको टी मोबाइल को जाकर कुछ बेचना है तो आपको जाके एंटरप्राइज सेल्स करना होगा। टी मोबाइल हाँ, खुद, मतलब बड़ी कंपनी नहीं ऐसी आएगा, खुद चीज लेती नहीं है। ये हाइव मैपर को भी देखो तो उनका एंड प्रोडक्ट एक मैपिंग एपीआई है। अब ये मैपिंग एपीआई एंटरप्राइज सेल्स प्रोडक्ट है। गूगल मैप्स एपीआई बनाती है, याहू मैप्स एपीआई बनाती है, तो ये एपीआई एंटरप्राइज सेल्स प्रोडक्ट है, जैसे उबर जैसी कंपनी इस्तेमाल करती है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, मेरे हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए कि खुद बिक जाएगा। मेरे हिसाब से वैसे बहुत कम चीजें ऐसी दुनिया में जो खुद बिकती हैं। ओके, तो स्लाइटली टेंजेंट क्वेश्चन इसमें, क्योंकि बहुत सारे जी लोग बिल्कुल बताएं। क्रिप्टो में डीपिन में ही, पर यार डीपिन क्रिप्टो समझते समझते अपने को 10 साल लग गए, 5 साल। आई मीन हमको आज तक ये नहीं मालूम है कि कैसे वैल्यू किया जाए। एवरीबडी डिसएग्रीज ऑन क्रिप्टो दैट हाउ टू वैल्यू थिंग्स। अब यहाँ पे एक नया सेक्टर आया है डीपिन, इसमें सिर्फ क्रिप्टो नहीं समझना, आपको एक और इंडस्ट्री भी समझनी है, which is a mad industry. How do you understand for a crypto investor mapping का industry? यहाँ आरटीके ले लो, यहाँ आप मोबाइल ले लो, तो how do you guys cope up with this? Where do you find, कैसे एक प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको क्या मैपर के एक्सपर्ट को लाऊं या आरटीके सैटेलाइट के एक्सपर्ट को लाऊं? Like it's becoming crazier and crazier. एक शॉर्टकट है वो, Wow. आप ऐसे फाउंडर को ढूंढो जो जानता है। जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे फाउंडर को ढूंढो जो 10 साल से या तो मैप्स में या आरटीके में या इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने पहले बेचा हुआ है, वो सबको जानते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर अंडरराइटिंग द फाउंडर, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द फाउंडर नोज व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। एंड दैट्स व्हाई इन डीपिन, अगर कोई नया फाउंडर आके मुझे बोले कि मैं ये डेटा कलेक्ट करूंगा और मैं बेच दूंगा, और उन्होंने कभी ऐसे क्लाइंट को पैसे बेचा नहीं है, तो मुझे थोड़ी स्केप्टिसिज्म होगी। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि टू सम डिग्री हाँ, हमारा काम है। अब हमारे इन्वेस्टर्स भी हमें पैसे देते हैं चीजें समझने के लिए, और अगर हमें मैपिंग एक्सपर्ट से जाके बात करनी है या 2 हफ्ते लगाने हैं किसी इंडस्ट्री समझने में, अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हम 2 हफ्ते में किसी इंडस्ट्री पे एक्सपर्ट बना लेंगे, और ये मुश्किल होती है डीपिन, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग सम अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज ऑन द डिमांड साइड। लेकिन हाँ, हमारा काम है, तो हम जाके जितना समझ सकते हैं, जितनी बात कर सकते हैं स्मार्ट लोगों से, वो करेंगे। Have you guys done any investments in DeepIn in general? Yeah, we're investors in Andrina, Dawn, which is Dawn. Dawn. I think that's probably the biggest one. And there's one that we have not announced yet that is quite close to a DeepIn that you should learn about soon. सनत, the best take जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा था, जो मुझे बहुत हेल्प किया, वो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी बात करना चाहूंगा, वो है इंफ्रा वर्सेस ऐप, जिसमें आप बात करते हो, तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट थिंकिंग लगता है इन माय व्यू। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं सब लोग अग्री करते हैं कि क्रिप्टो में इंफ्रा का फटीगा है, ठीक है,
एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मार्केट जो आपने बोला था, जैसन ने बोला था कि मार्केट इज स्टिल वैल्यूइंग इंफ्रा वेरी वेरी हाई कंपेयर टू एप्स, ठीक है, कि आई थिंक आपने ओएसिस का कहीं पे एग्जांपल लिया था कि अभी भी प्रोबेबली 700-800 मिलियन का चेन है जो किसी ने यूज नहीं किया। मैं और सुशील एक दूसरी चेन के बारे में बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट वी नो हॉट बेसिकली, ठीक है, दैट स्टिल टॉप 50 चेन, आई वी डोंट नो हाउ, ठीक है। तो मार्केट इज स्टिल वैल्यूइंग इंफ्रा, एवरीबडी का फटीग है और लोगों को चाहिए एप्स। हाउ डू वी नेविगेट, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू कर रहा है तो ऑब्वियसली वीसीज या पैसा इंफ्रा में ही जाता जाएगा, एंड देन विल वी कीप वेटिंग फॉर दैट यूज केस, एंड देन अल्टीमेटली फिर मीम कोई नहीं, आई मीन यू विल नेवर हैव अ गुड प्रोडक्ट। यार एट द हाईएस्ट लेवल मैं एक चीज बोलूंगा कि हम दोनों एप्स और इंफ्रा में इन्वेस्ट करते हैं, और हम पता नहीं, मतलब लोग वीसीज को लोग वीसीज के बारे में बहुत कहानी बताते हैं कि वीसीज एक्चुअली जो चीज चल रही है उसके पीछे भागते हैं। तो जैसे मैं सोचते रहता हूँ कि आजकल लोग बोल रहे हैं कि वीसी ऐप में पैसे नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप गेमिंग, मैं फिर से गेमिंग पे आ रहा हूँ, वो एक गेम चल गई थी एक्सी इन्फिनिटी 6 महीने के लिए, और उसके पीछे वीसीज इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने $1 बिलियन डाल दिए क्रिप्टो गेमिंग में, ठीक है। तो वीसीज जब चीज चलती है उसके पीछे भागते हैं। अभी पॉली मार्केट चल रहा है, अभी 15 प्रेडिक्शन मार्केट हैं जो पैसे उठाने की ट्राई कर रहे हैं, और वीसीज उसके पीछे भाग रहे हैं। VCs are quite reactive. Yeah. There are very few VCs actually in this industry who are so forward thinking that they kind of decide what gets funded. And so yes, the market determines a lot of this. Now, मैं दो चीजें बोल सकता हूँ। एक तो हाँ, हमने जो पहले बात करी थी ये इंफ्रा और एप्स के बारे में, हमने जो पहले बात करी थी L1 टोकन्स और इक्विटी टाइप टोकन जो DeFi टोकन्स हैं, ये थोड़ा सा उसकी वजह से भी हो रहा है। तो हाँ, क्रिप्टो में सबसे बड़ा आउटकम आप देखो पिछले 4 साल में, तो वो है सोलाना। अब सोलाना ऑलमोस्ट $100 बिलियन टोकन, सारे वीसीज अनलॉक्ड हैं। अगर आप देखो वीसी आउटकम से, तो ये इतना ज्यादा बड़ा है कि सब छोटा बन जाता है। तो ऐसे आउटकम के पीछे पैसे भागेंगे, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक, और मतलब VCs don't control the public market. So if the public market loses interest, and yes, these assets are special, they have a monetary premium. So there is a big TAM for assets with a monetary premium. On the application side, I think two things are going to happen. जैसे मैंने बोला, ये equity type investing ज्यादा होगी, और इस equity type investing में भी VCs पैसे डालेंगे. It'll be at a different scale. अब ठीक है, apps में इतने, जैसे अब ठीक है, अगर आप सोलाना टाइप आउटकम के लिए शूट कर रहे हो और आपने अगर बहुत सारे पैसे उठाए हुए हैं, 100 मिलियन उठाए हुए हैं 1 बिलियन पे, तो ठीक है यार, अब आप बोल रहे हो कि मैं ऐसी चीज बना रहा हूं जो 100 बिलियन की हो सकती है। मुझे क्या लगता है, लोग देख नहीं रहे हैं। अगर आप अलायंस डाउ को देखो एक्चुअली स्पेसिफिकली, वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एप्स को फंड करते हैं, एंड दीज एप्स आर मच स्मॉलर, लाइट वेट एंड रिक्वायर लेस कैपिटल देमसेल्व्स। तो जैसे अगर आप देखो पिछले 2 साल में ये टेलीग्राम ट्रेडिंग बॉट्स है, पिछले साल में एक्चुअली देख लो, टेलीग्राम बॉट्स ने $100 मिलियन बनाया रेवेन्यू में। एक ऐप है फोटोन, ये सोलाना पे आपको मीम कॉइन चला ट्रेडिंग, आप समझ सकते हो कि मीम कॉइन ट्रेडिंग का ब्लूमबर्ग है ये। इस ऐप ने $120 मिलियन बनाया रेवेन्यू में पिछले साल। पंप फंड ने भी 100 मिलियन से ज्यादा बनाए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग होती। Actually, some of these will not even have tokens and will be very good equity investments, and capital will find a way to fund them. So I think as long as we have more apps that are interesting, they will find capital, and so I wouldn't be too worried about this. And yes, because assets with a monetary premium have such a big monetary premium, I just don't think that TAM will go anywhere. अब मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जनरली किसी VC के सोचो और वो देखे कि पिछले 4 साल में सबसे बड़ा VC आउटकम क्या था, सोलाना। 100, हमने बोला कि हम एथीरियम किलर बनाएंगे, हमने एथीरियम किलर एक्चुअली एक बनाया और वो $100 बिलियन का था। तो अगर आपने आज बोला कि बस मेरे हिसाब से हो गया है, सोलाना के बाद कुछ नहीं होगा, तो आप एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। क्या पता 4 साल बाद एक और L1 आ जाए जो सोलाना जितनी बड़ी नहीं, 50 आधी भी हो जाए तो $50 बिलियन का टोकन होगा। तो बहुत बड़ा आउटकम होगा फिर भी। हाँ, बहुत बड़ा आउटकम है। आपका काम है ऐसा, आपके LP आपको इसलिए पैसे देते हैं क्या कि आप ऐसा आउटकम ढूंढे।
बेसिकली आप बोल रहे हो 10 ऐसे ही प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर एक भी आधा से आधा भी हो गया सोलाना का, स्टिल यू मेक ए गुड हैंडसम मनी, सो दैट्स अ रिस्क रिवॉर्ड में इट मेक्स सेंस टू गो देयर इंफ्रा वाइज। एक दूसरी लेंस ये है कि एथेरियम $350 बिलियन का है। अब मुझे पता नहीं है क्या होगा एथेरियम और सोलाना का अगले 2 साल में, लेकिन फिलहाल तो सोलाना उससे एक्चुअली 3 गुना छोटा है, तो शायद ऑलरेडी कम जगह है इतने बड़े आउटकम्स के लिए। मीम कॉइन की बात करें तो मुझे मीम कॉइन में एक क्वेश्चन है, ठीक है, विच आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज कोई भी पॉडकास्ट आजकल मीम कॉइन के बिना पता नहीं होता ही नहीं है। तो वन वे इट फील्स लाइक मीम कॉइन आर हियर टू स्टे, और दूसरी साइड ऐसा भी लग रहा है कि मीम कॉइन्स अरे बुल मार्केट फिनोमिना लोग बोलते थे, पर हमने देखा बियर मार्केट में भी हो रहा है, बहुत अच्छा खासा मीम कॉइन ही चला है। व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स मी इन माय हेड इज कि यार इन सब में लिक्विडिटी तो बहुत कम है। पेपर पे आपका मीम कॉइन बड़ा दिख रहा है, लिक्विडिटी है 3 मिलियन 4 मिलियन, तो जब कोई भी निकलने की कोशिश करेगा निकल तो पाएगा नहीं। चाहे आपका मीम कॉइन अभी जैसे हम बात करते मूडैंग पता नहीं 400% एक दिन में ऊपर आ गया, पर आप निकल नहीं पाओगे इससे, ठीक है। जो आई डोंट नो रिटेल अंडरस्टैंड्स इट, ये पेपर पे अच्छा है, शायद निकलने के लिए जगह बचेगी नहीं। सो व्हाट आपका बेसिक क्या थिंकिंग है? मुझे लगता है कि मीम कॉइन्स कहीं जा नहीं रहे हैं वैसे, और अगर आप देखो आई बेसिकली थिंक गैम्बलिंग इज लिंडी, हमारे खून में। लोगों को अच्छा लगता है सट्टा लगाना, and people like playing speculative games. Like this is the other side of permissionlessness. If you make permissionless creation of value, you should expect people to create all sorts of assets. ये बात है कि अभी जैसे अगर आप मीम कॉइन्स को कसिनो की लेंस से देखे थोड़े से, तो अभी इस कसिनो की टेक रेट बहुत हाई है, जैसे बहुत पैसे लगते हैं इनको ट्रेड करने में, there aren't enough winners, and the market will naturally figure out what's working and what's not working. And I think ये बात है कि मीम कॉइन्स में बहुत इनसाइडर्स हैं, तो अभी इंस्टेड ऑफ इवन बीइंग लाइक अ स्लॉट मशीन, थोड़ी सी पोकर की तरह चल रही है कि कुछ लोग शार्क्स हैं और कुछ लोग नहीं शार्क्स हैं। I think mostly, like I said, I think markets for everything, and that means markets for attention, and we should expect to see meme coins continue to grow. And in some sense, we saw this with NFTs, we saw this with Om Farms, we saw this with DeFi. The interesting question for me actually is that we've hit a very big audience already for meme coins, but there is a group of founders building meme coin products, and actually crypto में आजकल अगर आप young energetic founders ढूंढते हो तो बहुत सारे ये गैम्बलिंग, कसिनो और मीम कॉइन्स जैसी चीजें ही बना रहे हैं, और इन फाउंडर्स को लगता है कि अगर आप ग्लोबल गैम्बलिंग वॉल्यूम देखो, जैसे मैं 2 महीने पहले एक फाउंडर मुझे पिच कर रहा था एक मीम कॉइन ऐप, और उसने बोला देखो अगर आप देखोगे मीम कॉइन्स वर्सेस स्पोर्ट्स बेटिंग, तो अभी तो मीम कॉइन्स बहुत छोटा है, तो मैं सोचता हूं कि मैं आज $1 जो स्पेंड हो रहा है स्पोर्ट्स बेटिंग पे, अगर मैं उसका 20 सेंट भी ले लूं तो मेरी ऐप बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। सो आई थिंक दैट्स एक्चुअली द थिंग आई एम kind of unsure about myself. Are we almost at, because most crypto natives we've captured, is there a path to exciting more and more people via meme coin trading or not really? And I don't actually know the answer. और कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि ये टेक्नोलॉजी इज जैसे इरिवर्सिबल पेमेंट है, क्योंकि कसिनोस को और मोस्टली दे वांट दिस फीचर जो हमारे स्टेबल को नहीं होता, रिवर्स नहीं हो सकता, जो आजकल बहुत कसिनोस फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, 20-30% ऑफ द रेवेन्यूज गोज रिवर्सिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा अभी लग भी रहा है कि ये टेक्नोलॉजी शायद for this gambling and casino के लिए perfect market fit है। I mean, crypto casinos are already massive, right? You look at Stake. Stake does almost all of its volume via Bitcoin. Yeah, so Stake is a crazy business. It's a crypto casino. One guy owns it. I think they do. It's like a $7-8 billion company. I think more and more actually, crypto has huge product market fit in payments for gambling. आपको क्या लगता है क्रिप्टो किसके लिए अच्छा है? I mean, ग्रांड क्वेश्चन पूछने की ट्राई कर रहा हूँ। पेमेंट्स हो गया, हमने बात कर ली, कसिनो गैम्बलिंग दिख रहा है कि उसके लिए तो परफेक्ट मैरिज जैसा लग रहा है, क्रिप्टो एंड गैम्बलिंग एंड ऐसा। व्हाट एल्स, व्हाट एक्साइट्स यू कि ये टेक्नोलॉजी क्या-क्या कर सकता है? वी आर टॉकिंग 3-4-5 years. I guess 2-3 things. I expect Bitcoin to get a lot bigger. Okay. I think slowly but surely it's going to get a lot bigger. Like, I think Bigger than gold? Bigger than gold? Yeah, I was actually just about to say. I think in my lifetime, Bitcoin flips gold. So I think Bitcoin's going to get a lot bigger. I think we should expect to continue seeing stablecoins grow as well. I think stablecoins have huge product market fit. People like holding them. People like trading them. People like being able to pay each other with them. We're getting more and more efficient at stablecoin payment rails. And I think slowly you'll see them creep up in all sorts of places. I think generally I will stand by, I think, permissionless value creation.
and things adjacent to finance. You know, I have a Twitter bio which is growing the size of the on-chain economy. So I actually think crypto was built for assets and financial. These are asset ledgers. That's what we do here. So I'm actually pretty bearish on Lens and Farcaster because I think if you just make Twitter with a crypto backend, it's not so interesting. But I think Fantasy Top and Frentech were very interesting because they created new types of assets for people to trade. And so I think the success of Polymarket over the last year, the success of something like Fantasy Top, the mini success of something like Frentech, I expect to see somewhat the success of meme coins. I expect to see way more markets. Crypto will find all sorts of things that we can't even imagine that can be traded like assets and create room to trade them. And so I think that's one thesis that I'm really, really excited about, basically creating more and more markets. I'm always excited by 0 to 1 innovations that benefit from decentralization. So Hivemapper is a good example. It's just like realizing that actually if I decentralize the capital formation and the supply side here, I can easily beat centralized competitors. And I expect more and more of those use cases to come. So that's kind of the two things I'm excited about. And I'll be honest, like just to be not generic, I'm not very excited about like, okay, crypto social without financialization. I don't think that makes much sense. So I think we should remember that at the end of the day, blockchains are asset ledgers. And so you should be thinking about what new assets can I create and what new mechanisms can I create to trade these assets. And I think that's where crypto really shines. I use finance very loosely. Like as far as I'm concerned, Polymarket is finance, Fantasy Top, which lets you bet on CT is finance, something like Dream11 itself is also finance. But if you make finance that broad, then yes, absolutely. And do you see founders? आप मिलते हो ऐसे people who are thinking कि आपका काम ही do you get pitches like that? Interesting pitches मिलती रहती है आपको ऐसा? Yeah. Okay. We definitely do. I envy your job. I mean, we get all sorts of pitches. Definitely, I actually get lots of pitches about financializing interesting things. Bootstrapping financial markets is hard. Figuring out how you can create liquidity for these things. Like Polymarket kind of took 3 years, honestly, to arrive at a way to do liquidity incentives such that they can bootstrap the market. And now you can see it's grown 100x. Yes, we get lots of pitches like that. Can you share a good founder story, जो एक success story या I mean even failure story is good enough. आपकी जो एक आध founder जैसे आप Hivemapper के बारे में even though you are not investing in that, you talked about it. Any one story which last 2-3 years में एक दो founder की जो आपको बहुत excite किया हो, which के worth it है? I'm probably going to go back to Polymarket. अगर आप देखो Polymarket शुरू हुआ था 2019-2020 में और उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, बहुत कम ट्रैक्शन मिला था और उसी टाइम यूएस ने एक्चुअली बैन कर दिया था क्योंकि वो यूएस यूजर्स, तो सीटीएफसी ने इस कंपनी को मारने की ट्राई किया था. मैं लाइक ऑनेस्टली इट वाज अ डेथ नाइल. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी फाउंडर वुड हैव गिवन अप आफ्टर दैट. लेकिन शेन ने बोला नहीं और उसने लड़ के फिर से अपना प्रोडक्ट बनाया इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे, एक्सक्लूडिंग पीपल फ्रॉम द यूएस. लड़ के लिक्विडिटी इंसेंटिव चलाए हैं. अगर मैं प्रिडिक्शन मार्केट से ऑब्सेस्ड हूँ. ऑगर एक सबसे पहले प्रिडिक्शन मार्केट थी, मैं तो उसमें भी मार्केट बनाई थी. और अगर आप पॉली मार्केट के डिस्कॉर्ड पे जाते थे तो आपने देखा था धीरे धीरे लोग ने ट्रेड शुरू करना किया, धीरे धीरे लोग मार्केट मेकिंग करने के लिए आए, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ी. शेन काम करते गया इस पे, धीरे धीरे 4-5 साल लगे. और इस साल आप देख सकते हो कि इतना बड़ा हो गया है पॉली मार्केट, लिटरली 100x. वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN, लोग भूल जाते हैं कि 5 साल के लिए फाउंडर ने लड़ के काम किया. ऐसी स्टोरी देख के बहुत खुशी आती है मुझे. आई नॉट वरीड कि इलेक्शन के बाद दिस लाइमलाइट में गो अवे. देखो, मैं एक तो अगर आप पॉली मार्केट के देखोगे तो हाँ, सबसे ज्यादा तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की मार्केट है, लेकिन और मार्केट्स भी बढ़ रही हैं. और मुझे लगता है कि अब ये जो आ गया है बहुत और पॉलिटिकल मार्केट्स होंगी और स्पोर्ट्स बेटिंग मार्केट्स होगी तो पॉली मार्केट चलेगा. और मतलब पॉली मार्केट की वॉल्यूम 100 गुना बढ़ गई है. अब ठीक है, इलेक्शन के बाद अगर वो थोड़ी कुछ परसेंटेज गिर जाए वो ठीक है, वो फिर भी from where it was last year, it's still going to be a lot bigger. Now it will become a phenomena. People will start, anytime you want to find out about some public event, the news will also be like, अच्छा पॉली मार्केट क्या बोल रहा है. That in and of itself is such a big achievement कि मुझे नहीं लगता है पॉली मार्केट जा रहा है कहीं. The last question which we generally ask everyone, Sanath, we generally end it on a lighter note. We want to know, do you have any meme moment, funny moment in crypto? Because I think crypto gives us a opportunity to laugh every single day. I'll start by saying half of the value of being in crypto is just being entertained. So I find CT the most entertaining thing on the planet, and I think it's amazing that I basically get paid to read crypto Twitter all day.
A couple of things that have been funny in the last year. One of the funniest was कि मैं दो कहानी बता सकता हूँ सिंगापुर ट्रेडर्स के बारे में. मैं कुछ सिंगापुर ट्रेडर्स जानता हूँ तो वैसे तो बहुत शार्प है. तो इन्होंने दो चीजें करी थी. तो एक तो आप जानते हो कि डोज का जो ओरिजिनल डॉग है काबूसो, ही पास्ड अवे a few months ago. तो डोज के डॉग को एक्चुअली कैंसर हो गया था पिछले साल ही. तो मैं दो बंदों को जानता हूं जिन्होंने उसकी इंस्टाग्राम की हर फोटो ली और 4 वेट्स को भेजी और पैसे दिए और पूछा, मुझे बताया यार ये बंदा ये कुत्ता कितनी देर कितनी देर में मरने वाला है, क्योंकि मुझे इसके मरने से बिल्कुल पहले टोकन लॉन्च करना है. तो ये एक थी. और यही बंदा, इसने मुझे एक बार ये बोला था कि ये सूजू जेल गया था ना सिंगापुर में. तो इसने बोला था देखो यार, जब सूजू जिस मिनट सूजू जेल से निकलेगा और अपनी ट्वीट करेगा उस मिनट ऑक्स का टोकन तो बढ़ने ही वाला है. तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं 4-5 लोगों को ढूंढ लूंगा, क्या मतलब घंटे के $20-30 ले लेंगे और उनको बस बोलूंगा कि तेरा काम यही है कि तू जेल के बाहर खड़े हो और अगर ये बंदा निकलता है तू मुझे फोन कर. तो मुझे सिंगापुर में ऐसे ट्रेडर्स की कहानी सुन के बहुत हंसी आती है. यार कभी-कभी लगता है क्या कर रहे हैं आप. मैं शुरू कल ही बता रहा, कभी-कभी मूनलाइट के बारे में बातें कर रहे हैं हम और कहीं यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में चल रही है कि पूरा 10,000 साल से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है गुड करेंसी का. जो रोमन्स नहीं ढूंढ पाए वो क्रिप्टो ने ढूंढ लिया, which is like Bitcoin. So it's a really been a great pleasure to talk to a guy and to debate the kind of topics we debate, to do this. At least I never get a chance to do that. And thank you very much for coming to the show. बहुत मजा आया. थैंक यू गाइस वेरी मच.